एपिसोड 1 to 10 अध्याय 1 मुठभेड़ का अप्रैल। किंग गुआंगलिन ने अपनी कलाकृतियां सड़क किनारे रखे मेलबॉक्स में डाल दी और अपनी घड़ी पर नजर डाली। दोपहर के 2 बज चुके थे। वह घर की ओर कुछ कदम बढ़ा, एक पल सोचने के लिए रुका, फिर मुड़ा और बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। दोपहर 3 बजे उसने शेंगटियन स्क्वायर पर एक ऑनलाइन दोस्त से मिलने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे लगा कि विपरीत लिंग के किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलना थोड़ा अविश्वसनीय था, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन वहां इंतजार करना ठीक समय पर पहुंचने से बेहतर था। इस समय बस में कम ही लोग थे, बस कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं। अपना किराया डालने के बाद किंग गुआंगलिन ने बस में इधर उधर देखा और फिर सीधे पिछले दरवाजे के पास खिड़की वाली सीट पर जा बैठा। उतरने के लिए यही सबसे सुविधाजनक जगह थी। जैसे ही बस चली, उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे उत्सुकता तो थी, लेकिन साथ ही थोड़ी अनिश्चितता भी थी। वह इस ऑनलाइन दोस्त को सिर्फ आधे महीने से जानता था और वे इतनी जान पहचान बना चुके थे कि ऑफलाइन भी मिल सकते थे। कहा जा सकता है कि वे दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि असल में वह कैसी इंसान है। वह जानता था कि ऑनलाइन और असल जिंदगी में बहुत फर्क है। निराशा होना आम बात थी। और बातचीत की शुरुआत और मुलाकात का सुझाव भी उसी ने दिया था। निराशा के लिए तैयार रहने के साथ साथ उसे किसी भी संभावित धोखाधड़ी से भी सावधान रहना था। लुओ शहर न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, और इस समय वहां कोई ट्रैफिक भी नहीं था। किंग गुआंगलिन को अपने घर के पास वाले बस स्टॉप से शेंगटियन स्क्वायर पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। 2:30 बजने में 3 मिनट बाकी थे। वह पिछले दरवाजे से उतरा और तैरते हुए विलो कैटेकिन्स को दूर भगाया। अप्रैल के विलो कैटेकिन्स बर्फ के टुकड़ों की तरह बह रहे थे, जो काफी परेशान करने वाले थे। वे किसी खास मुलाकात की जगह पर सहमत नहीं हुए थे, सिर्फ शेंगटियन स्क्वायर पर। किंग गुआंगलिन ने यूं ही इधर उधर देखा, सोचा कि धूप में बस स्टॉप के साइन के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने इंतजार करते हुए पास की एक दूध वाली चाय की दुकान पर बैठने का फैसला किया। डिंग डोंग। वह भी 2 कदम ही चला था कि उसका फोन बज उठा और एक संदेश आया। अपना फोन चेक करते समय किंग गुआंगलिन ने देखा कि यह उसके ऑनलाइन मित्र का संदेश था, इसलिए वह रुक गया। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ। 1 क्या संयोग है, मैं भी यहाँ हूँ। अदानी ग्रीन के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता दर के साथ एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खो गए हैं और वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आपने किस रंग के कपड़े पहने हैं? वे केवल एक दूसरे की उम्र और लिंग जानते थे। उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ फोटो का आदान प्रदान नहीं किया था, इसलिए उन्हें एक दूसरे को पहचानने के लिए कपड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसने ऊपर देखा और टाइप करने से पहले चौकोर को देखा। हल्के स्लेटी रंग की शर्ट, काली पैंट, बिल्कुल साधारण। आपने क्या पहना है? भेजना। चौक पर एक नजर डालने पर कई आदमी स्लेटी शर्ट और काली पैंट पहने दिखाई दिए। ये रंग संयोजन बहुत आम था। हाय फॉरेस्ट। कुछ सेकंड बाद उसके पीछे से एक स्पष्ट धीमी आवाज सुनाई दी। किंग गुआंगलिन ने मुड़कर देखा तो वहां लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी और उसे गौर से देख रही थी। खो गए हो और वापस आने का इंतजार कर रहे हो? उसने अपने ऑनलाइन मित्र को ध्यान से देखते हुए पूछा। उसका मेकअप बहुत ही साधारण था। उसने सफेद लंबी बाजू की शर्ट पहनी थी जिसके कॉलर का एक बटन खुला था, जिससे उसकी कॉलरबोन का कुछ हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने क्रॉप पैंट और बेज रंग के कैजुअल जूते पहने थे। हाँ, क्या आप हाथ मिलाना चाहते हैं? वह हल्की सी मुस्कुराई और बाकी सब चीजों से बेपरवाह किंग गुआंगलिन के चेहरे को देखती रही। जैसे ही विलो कैटेकिन्स उनके बीच बह रहे थे, किंग गुआंगलिन ने उसके पीछे बस स्टॉप के साइन बोर्ड को देखा और अपना सिर हिलाया। इतना औपचारिक नहीं है ना? तुम कहाँ से आए हो? वेस्ट सिटी, स्कूल से। वह 2 कदम आगे बढ़ी और चौक की ओर इशारा किया। क्या हम घूमकर आएं? किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी बातचीत में बताया था कि वह लुओ सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और ग्रेजुएट होने वाली है। मेरा नाम किंग गुआंगलिन है, और आपका? उसने अपनी गति धीमी की और शेंगटियन स्क्वायर की ओर उसके साथ साथ चलने लगा। मेरा नाम हेफांग है। वह अचानक हाथ पीछे करके पलटी, अच्छे मूड में लग रही थी, उसकी आंखों में मुस्कान थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, किंग गुआंगलिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। किंग गुआंगलिन हेफांग को देखते ही थोड़ा हतप्रभ रह गया। ये स्थिति उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी, कुछ ज्यादा ही सहज लग रही थी। उसकी नजर देखकर हेफांग ने उसे एक चमकदार मुस्कान दी, फिर मुड़कर चलने लगा। मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। चलिए, मैं आपको दूध वाली चाय पिलाता हूँ। निमंत्रण स्वीकार करने के लिए उसे धन्यवाद। धन्यवाद देने की क्या बात थी? किंग गुआंगलिन ने उसकी चाल का अनुसरण किया और उस छोटे से काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो बस एक कप दूध वाली चाय थी। वे शेंगटियन चौक के पश्चिमी द्वार तक चले गए। हेफांग रुका और इधर उधर देखते हुए बोला, दूध वाली चाय की दुकान पूर्वी द्वार पर है। क्या तुम यहाँ अक्सर नहीं आते? ओह, मैं अक्सर वेस्ट सिटी में ही रहता हूँ और इस तरफ कम ही आता हूँ। हेफांग माफी मांगते हुए मुस्कुराया। चलो पूर्वी गेट की तरफ चलते हैं। दूध वाली चाय की दुकान का नाम ग्रीन ऑरेंज टाइम था और साज सज्जा साधारण थी। प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन अंदर से विशाल ताजगी भरी ठंडक उनका स्वागत कर रही थी। एक कुमकुवत लेमन टी, कम बर्फ कम चीनी। हेफांग मेन्यू देखे बिना ही काउंटर के सामने खड़ा हो गया। और वह रुकी और किंग गुआंगलिन की ओर सिर घुमाया। तुम क्या लोगे? गाजर का रस। रसीद लेने और सीट ढूंढने के बाद किंग गुआंगलिन हेफांग को देखते हुए असमंजस में पड़ गया। हालांकि ऑनलाइन उनकी अच्छी बनती थी, लेकिन ज्यादातर बातचीत की शुरुआत हेफांग ने ही की थी। अब आमने सामने उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि उसे इस मामले में अनुभव की कमी थी। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? किंग गुआंगलिन ने थोड़ी देर बाद पूछा। वह कुछ नहीं कर सका। हेफांग ने बिना कुछ बोले अपनी बाहें मेज पर टिका दी, बस उसे गौर से देखती रही।
आपका भाग्य पढ़ रही हूँ, हे फॉन्ग ने होठों को भींचकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी निगाहें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। तुम ऐसा कर सकती हो। किंग गुआंगलिन हंसा और आखिरकार उसके चेहरे पर गौर से देखा। हालांकि वह कोई बेहद खूबसूरत नहीं थी, पर वह काफी खुशमिजाज और गोरी थी, जिससे पहली नजर में ही अच्छा असर पड़ता था। पब फ्यूचर विज्ञापन। हल्के से ब्लश से उसका रंग स्वस्थ लग रहा था, हालांकि आंखों के आसपास हल्के काले घेरे दिखाई दे रहे थे। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। हाल ही में थोड़ी अनिद्रा हो गई है, उसने जवाब दिया। फिर काउंटर से कॉल आई कि उनका ऑर्डर तैयार है। मैं इसे ले आऊंगा। किंग गुआंगलिन खड़ा हुआ, अपने पे लेने के लिए काउंटर पर गया और मुड़ा तो पाया कि हे फॉन्ग उसे देख रही थी। उसका सिर थोड़ा मुड़ा हुआ था, उसकी नजरें उससे हटी नहीं रही थीं। क्या मैं इतना आकर्षक हूँ? किंग गुआंगलिन को हैरानी हुई जब वह ड्रिंक्स लेकर लौटा और उसके सामने कुमेक्वाट लेमन टी रखते हुए बोला, आज क्लास नहीं है, बस बातचीत कर रहा हूँ। हे फॉन्ग ने एक छोटा सा घूंट लिया और उसकी तरफ देखा। लगभग ग्रेजुएट हो गया हूँ, ज्यादा क्लासेस बाकी नहीं है, अब ज्यादातर अपनी थीसिस पर काम कर रहा हूँ। ओह, किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। आपका मुख्य विषय क्या है? साहित्य। यह अच्छा है। हाँ, हे फैंग ने उसके होठों पर मुस्कान ला दी, मानो उसकी हल्की फुल्की बातचीत और जवाबी सवाल जवाब से उसे मजा आ रहा हो। और तुम अभी से काम कर रही हो? कुछ उसने सोचा। मुख्यतः ग्राहकों के लिए कलाकृतियां बनाना। जब काम हो तब काम करना, वरना बस खाली बैठना फ्रीलांसर माना जाता है। इसे तो काम ही माना जाना चाहिए, है ना? फिर भी यह अस्थिर था और कोई उचित काम नहीं लग रहा था। कुछ डेट जैसा, उसने धीरे से कहा। क्या? किंग गुआंगलिन अभी भी सोच रहा था कि क्या उसके फ्रीलांस कमीशन को काम माना जाएगा। मैंने कहा था कि तुम बहुत गंभीर लग रहे हो। ओह, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे घूर रहे थे, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया। वास्तव में थोड़ा संकोची, आराम करने में असमर्थ। उसने गाजर के रस का एक बड़ा घूंट लिया और खुद को राहत देने की कोशिश की। मेरा भाग्य कैसा है? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अध्याय 2, सड़क पार करते समय ट्रैफिक लाइट बदलने का इंतजार करें। बैककोट। डिंग डोंग। कोने में रखे फोन की घंटी बजी, लेकिन किंग गुआंगलिन ने उसे सुना नहीं, बल्कि ड्राइंग बोर्ड पर रेखाचित्र बनाना जारी रखा। जब वह पेंटिंग करते थे तो संदेशों पर कम ही ध्यान देते थे। अगर कोई जरूरी काम होता तो लोग मैसेज भेजने के बजाय फोन करते थे। ड्राइंग बोर्ड पर एक सुंदर लड़की फूलों के बीच खड़ी थी, उन्हें सूंघने के लिए नीचे झुकी हुई थी और एक हाथ से उसने अपने बालों को कान के पीछे थोड़ा सा छिपा रखा था। हे फॉन्ग से पहली मुलाकात को 1.5 महीना हो गया था और इस दौरान वे हफ्ते में एक बार एक दूसरे से मिलते रहे थे। पहली मुलाकात थोड़ी अजीब और तनावपूर्ण थी, दूसरी मुलाकात तक दोनों के बीच वो अपरिचितता का एहसास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लड़की की स्कर्ट के हेम की रूपरेखा तैयार करने के बाद किंग गुआंगलिन ने राहत की लंबी सांस छोड़ते हुए अपने काम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ कदम पीछे हट गए। उस लड़की ने उसे एक अद्भुत, अवर्णनीय एहसास दिया, जो अपने जीवंत बाहरी रूप के नीचे एक कोमल बौद्धिकता छिपाए हुए थी। इस बौद्धिकता ने उसे उनके साथ बातचीत में असाधारण रूप से सहज महसूस कराया। जिस तरह वे ऑनलाइन मिले थे, उसी तरह वास्तविक जीवन में भी वे एक दूसरे से जल्दी ही परिचित हो गए। ब्रश से लड़की के बालों को सजाने के लिए फिर से आगे बढ़ते हुए किंग गुआंगलिन ने कोने में रखे फोन को जांचने के लिए उठाने से पहले संतुष्टि में सिर हिलाया। खोए हुए और वापस आने का इंतजार। क्या आप एक साथ फिल्म देखना चाहते हैं? 1, जरूर। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मिलने के बारे में क्या ख्याल है? किंग गुआंगलिन ने ड्राइंग बोर्ड की ओर देखा। ये तैयार होने के तुरंत बाद सूखता नहीं था और हेयर ड्रायर का उपयोग करने से निशान धुंधले हो जाते थे, जिससे रंग धूसर हो जाते थे और प्रभाव भी प्रभावित होता था। फॉरेस्ट। थोड़ी देर बाद, शाम 4 बजे। चलो वेस्ट सिटी स्क्वायर पर मिलते हैं। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा लगता है। वेस्ट सिटी स्क्वायर हे फॉन्ग के स्कूल के करीब था और फिल्म देखने के बाद उसे वापस ले जाना भी सुविधाजनक होगा। हवा आने जाने के लिए खिड़की खोलकर किंग गुआंगलिन अपने ऊपर लगे रंग को धोने के लिए स्टूडियो से बाहर चला गया, क्योंकि वह हमेशा एक चित्रकार की तरह दिखता था, जिसके चित्र बनाने के बाद हर जगह रंगों के छींटे पड़ जाते थे। पेंटिंग पूरी कर ली। किंग की मां लिविंग रूम में अपनी पुरानी चीजों के संग्रह में व्यस्त थी और जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसने ऊपर नहीं देखा। जल्दी करो, अपने आप को साफ करो और थोड़ी देर में मेरे साथ बाहर आओ। किस लिए? किंग गुआंगलिन बाथरूम के दरवाजे पर झुकी और पीछे मुड़कर पूछा। मैंने सुना है कि वेस्ट सिटी की पुरानी सड़क पर कुछ नई चीजें हैं, मेरे साथ आओ और देखो कि क्या हमें कुछ मूल्यवान मिल सकता है। क्या चाची वांग ने तुम्हें ये बताया? मुझे कुछ काम है, उनसे कहो कि वे तुम्हारे साथ चलें। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अगर उसके पास कुछ भी करने को न हो तब भी वह नहीं जाता। उन पुराने गहनों में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और कबाड़ी बाजार जाना हमेशा एक यातना होती थी। किंग की मां ने पहले से बंद बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा। तुम्हें क्या करना पड़ा? एक दोस्त से मुलाकात। तो फिर चाची वांग से कहो कि वह मेरे साथ चलें, वरना वह सारी अच्छी चीजें छीन लेंगी। किंग की मां ने धीरे से कहा। छोटा बदमाश जाना ही नहीं चाहता था। खुद को साफ करने और स्टूडियो को थोड़ा सा सजाने के बाद किंग गुआंगलिन लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया, जबकि किंग की मां जाने के लिए तैयार थी। क्या तुम अभी फ्री नहीं हो? उसने दरवाजा खोला और पीछे मुड़कर किंग गुआंगलिन की तरफ देखा। थोड़ी ताजी हवा में बाहर जाओ, सारा दिन घर में बंद रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। किंग गुआंगलिन ने आह भरते हुए कहा। मैं जल्द ही बाहर जा रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो। तो फिर जब आप बाहर जाएं तो अपनी चाबियां ले जाना याद रखें। समझ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी और बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। किंग गुआंगलिन ने अपना फोन उठाकर हे फोन की प्रोफाइल खोली और फिर उसे बंद कर दिया। जल्दी ही 3 बज गए और वह पेंटिंग को देखने के लिए खड़ा हुआ, फिर उसे सादे कागज में लपेटा और बाहर जाने से पहले एक बक्से में रख दिया।
अभी भी बस में किंग गुआंगलिन खिड़की से गुजरते दृश्यों को देख रहा था। उसकी उंगलियां धीरे से बॉक्स को सहला रही थीं। हे फांग के साथ उसका वर्तमान में कैसा रिश्ता था? दोस्त, करीबी दोस्त। अपना फोन निकालकर उसने सोचा कि वह हे फॉन्ग को सूचित कर दे कि वह लगभग वहां पहुंच चुका है, लेकिन चैट विंडो में बड़े जहाज के आइकन ने उसका ध्यान खींचा। इस जहाज का मतलब था कि वे बहुत बार बातचीत करते थे। केवल सबसे अधिक बातचीत करने वाले शीर्ष 2 लोगों के पास ही यह आइकन होगा। ऐसा लग रहा था कि यह जहाज कुछ समय पहले ही दिखाई दिया था। 1, मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं। मैं भी खोया हुआ हूं और लौटने का इंतजार कर रहा हूं। 1, क्या आपने तय कर लिया है कि कौन सी फिल्म देखनी है? खोया हुआ और लौटने का इंतजार। टर्मिनेटर जेनेसिस में दिलचस्पी है। मैंने सुना है कि इसके 3D प्रभाव काफी अच्छे हैं। फॉरेस्ट, क्या तुम्हें भी टर्मिनेटर सीरीज देखना पसंद है? मुझे लगता था कि लड़कियां आमतौर पर हल्की फुल्की और मजेदार चीजें पसंद करती हैं। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार। मुझे सभी प्रकार की चीजें पसंद हैं, मैं ज्यादा पसंद नहीं करता। किंग गुआंगलिन थोड़ा हैरान हुआ। उसने टर्मिनेटर सीरीज की हर किस्त देखी थी और पहले से ही हे फॉन्ग के साथ किसी हल्की फुल्की कॉमेडी देखने और किसी और दिन अकेले ये साइंस फिक्शन फिल्म देखने की योजना बना रहा था। उसने शायद ही कभी लड़कियों को शूट अप, टाइम ट्रैवल वाली फिल्में पसंद करते देखा या सुना था। पिछली रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में बमुश्किल कोई लड़की होती थी, बस 2-3 जोड़े। अब निर्णय पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर बार जब वह हे फॉन्ग को देखता तो किंग गुआंगलिन को यह भ्रम होता कि यह लड़की उसे पसंद करती है। वह इधर उधर देखती जैसे कुछ ढूंढ रही हो, और फिर उसे देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती, और फिर उसका गोरा चेहरा एक फूल की तरह खिल उठता और उसके दिल की मुस्कान प्रकट हो जाती। ये बहुत शुद्ध, बहुत वास्तविक था। किंग गुआंगलिन को नहीं पता था कि उसकी मुस्कान हमेशा ऐसी थी या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे देखा था। यह क्या है? हे फैंग कभी भी उसके पास आने का इंतजार करते हुए वहां खड़ी नहीं रहती थी। जैसे ही वह उसे देखती, वह तुरंत उसके पास चली आती, भले ही इसके लिए उसे बाद में फिर से चलना पड़े। आपके लिए वादा किया गया उपहार। किंग गुआंगलिन ने उसे बॉक्स दिया। उसने पिछली मुलाकात के दौरान उसे एक पेंटिंग देने का वादा किया था। उसकी कल्पना से अलग उसने सोचा कि लड़की अपनी उत्तेजना व्यक्त करेगी, लेकिन वह केवल थोड़ी मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, थोड़ा करीब झुकी और कहा धन्यवाद। थोड़ा ज्यादा पास आ जाने से किंग गुआंगलिन अचानक घबरा गया। उसने अस्वाभाविक रूप से अपना सिर घुमाया। चलो फिल्म देखते हैं। नहीं, मैं इसे पहले छात्रावास में वापस ले जाना चाहती हूँ, वरना फिल्म देखते समय इसे ले जाना बहुत असुविधाजनक होगा। हे फैंग ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं इसे आपके लिए रख लूंगा। नहीं, इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण यदि कोई गलती से इसे नुकसान पहुंचा दे तो क्या होगा? किंग गुआंगलिन उसके खिलाफ बहस करने में असमर्थ थी और उसके साथ लुओ सिटी यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ी। खुशकिस्मती से वहां पहुंचने में बस 10 मिनट का समय लगा और एक चौराहा पार करना पड़ा। हे फैंग ने बॉक्स को पकड़ रखा था, जो उसके चलने और बात करने के सामान्य तरीके से अलग था। वह विचारों में खोई हुई लग रही थी और उसने उसे परेशान नहीं किया। वह उसके पीछे आधा कदम पीछे चल रहा था। यह उनकी अवचेतन आदत थी। जब वे सड़क पर परिवार के साथ होते थे तो अक्सर उनसे आधा कदम पीछे चलते थे, ताकि वे हमेशा उनकी गतिविधियों के बारे में जागरूक रह सकें और उनके आसपास के संभावित खतरों पर प्रतिक्रिया कर सकें। आगे चलने से अगर पीछे कुछ घटित होता तो तुरंत प्रतिक्रिया करना कठिन हो जाता था, खासकर अगर यह अत्यावश्यक हो और पीछे मुड़ने की आवश्यकता हो। ट्रैफिक लाइट पर किंग गुआंगलिन ने दोनों तरफ देखा। कोई कार नजर नहीं आ रही थी। उसे बस कुछ ही कदम आगे बढ़ना था, जबकि लाल बत्ती का मतलब था लंबा इंतजार। फिर भी हे फॉन्ग आज्ञाकारी ढंग से रुक गया। यातायात नियमों का बहुत पालन करना, यह एक और गुण था जिसे किंग गुआंगलिन ने हे फॉन्ग में देखा। साथ ही एक और दोष भी था। जब हरी बत्ती जल उठी तो उसका छोटा सा हाथ चुपके से किंग गुआंगलिन की आस्तीन तक पहुंच गया और उसे कसकर पकड़ लिया। हे फैंग हर बार सड़क पार करते समय घबरा जाता था। उसे अपनी आस्तीन पकड़नी पड़ती थी। फिर वह सड़क पार करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखता था कि कोई कार तो नहीं आ रही है। बैककोट। अध्याय 3। सादे कपड़ों में अधिकारी निगरानी और ट्रैकिंग शुरू करते हैं। लुओ सिटी यूनिवर्सिटी काफी बड़ी थी। जब तक किंग गुआंगलिन पेंटिंग लगाकर बाहर निकला तब तक 5 बज चुके थे। कदम पीछे खींचते हुए वह फिर से ट्रैफिक लाइट पर पहुंच गया। अपनी आस्तीन पर रखे छोटे से हाथ को देखकर किंग गुआंगलिन को अचानक पछतावा हुआ। इतनी गर्मी में उसने छोटी आस्तीन वाली कमीज क्यों नहीं पहनी? उसने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि वह अनुचित व्यवहार कर रहा है। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि अगर आस्तीन न हो तो वह कहां से पकड़ेगी उसकी कमीज का किनारा। ये सोचते हुए उसने हे फॉन्ग के चेहरे की ओर देखा तो उसने पाया कि वह उसे संदेह की दृष्टि से देख रही थी। तुम क्या सोच रहे हो? हे फैंग की नजर उसकी आस्तीन पर गई और फिर वापस उसकी ओर। कुछ नहीं। किंग गुआंगलिन ने उसकी आंखों से नजरें चुराते हुए ट्रैफिक लाइट देखने का नाटक किया। सचमुच? हे फैंग हंसा, फिर उसका छोटा सा हाथ आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये नर्म था, थोड़ा ठंडा था। किंग गुआंगलिन का दिल अचानक धड़क उठा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसकी तरफ देखे। वह एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने चुपके से सांस ली। 20 साल की उम्र में और सिर्फ हाथ पकड़े हुए, इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन हाथ पकड़ना, क्या ये दोस्ती से बढ़कर था? क्या ये दोस्ती से बढ़कर नहीं था? ये दोस्ती से अधिक होना चाहिए, है ना? हरी बत्ती। हे फॉन्ग ने उसे बगल से याद दिलाया। ओह, चलो चलें। किंग गुआंगलिन ने सहजता से उसकी ओर देखा, फिर सीधा खड़ा हुआ और सड़क पार करने पर ध्यान केंद्रित किया। हे फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ मनोरंजक खोज लिया हो, क्योंकि वह शरारती ढंग से मुस्कुरा रही थी। चौराहा पार करने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से उसका हाथ छोड़ दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? खाने का समय हो गया है, तुम क्या खाना चाहते हो? किंग गुआंगलिन ने चुपचाप अपना हाथ अपनी पैंट पर रगड़ा। उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी, इसलिए बेकार थी। चलो इस तरफ चलते हैं।
हेफोंग ने अगुवाई की और किंग गुआंगलिन को मोड़ों से गुजारते हुए तब तक ले गया जब तक वे चौक के कोने में स्थित एक पारिवारिक रेस्तरां में नहीं पहुंच गए। ये वाकई घर का बना खाना था। वहां कोई आधिकारिक बोर्ड भी नहीं था, बस एक लकड़ी के बोर्ड पर 5 टेढ़े मेढ़े शब्द लिखे हुए थे, शाओ का घर का बना रेस्टोरेंट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ लाओगे। किंग गुआंगलिन ने चारों ओर देखा, वह उस जगह से बहुत परिचित था। विश्वविद्यालय में रहते हुए वह अक्सर दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाता था। खाना स्वादिष्ट और भरपूर होता था और मालिक उनका बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी वे रात में स्कूल में खाना भी पहुंचाते थे। 2 साल पहले स्नातक होने के बाद भी जब भी आसपास होता वह खाना खाने आता था। काफी समय हो गया जियाओकिन। मालिक एक हट्टा कट्टा 200 पाउंड वजनी तेज आवाज वाला आदमी था जिसने किंग गुआंगलिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। आज आप क्या खा रहे हैं चाचा शाओ? किंग गुआंगलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मेनू देख लूंगा, आप आगे बढ़ें और अपना काम करें। गर्लफ्रेंड को खाने पर ला रहे हो? लो पहले चाय पी लो। अंकल शाओ चाय का बर्तन लाते हुए खिलखिलाकर हंसे। उनका छोटा सा रेस्टोरेंट ज्यादा दिखावटी नहीं था, जगह भी ठीक नहीं थी और ज्यादातर नियमित ग्राहकों को ही खाना परोसता था। दोस्त जरा देख लो। हेफेंग ने मेनू आगे बढ़ाया और फिर बर्तन धोने के लिए चायदानी उठा ली। किंग गुआंगलिन ने मेन्यू उठाया। तिलापिया मछली, तली हुई गाजर, खीरे का सलाद। वह हेफोंग को देखे बिना नहीं रह सका। यही सब वह हर बार यहाँ ऑर्डर करता था। क्या उनकी रुचियां एक जैसी थीं? अंकल शाओ, ये रहा हमारा ऑर्डर। उसने एक नजर डाली और मेन्यू वापस अंकल शाओ को थमा दिया। यहाँ खाने की मात्रा ज्यादा थी, उन दोनों के लिए काफी से भी ज्यादा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रसीला वाला चुनता हूँ। अंकल शाओ ने मेनू पर नजर डाली, फिर रसोई की ओर चल पड़े। हम बिल्कुल समय पर पहुंच गए हैं। अगर हम 1 घंटा देर से पहुंचते तो ये जगह खचाखच भरी होती। किंग गुआंगलिन ने हेफोंग को बर्तन साफ करते हुए देखा और अंदर एक रहस्यमय शांति का अनुभव किया। हेफोंग ने एक सौम्य मुस्कान के साथ सब कुछ खत्म किया, 2 कप चाय डाली और एक आगे बढ़ा दिया। मुझे वह पेंटिंग बहुत पसंद आई। शुक्रिया, क्या तुमने मुझे धन्यवाद नहीं दिया? किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया। कोई बड़ी बात नहीं। पीछे खाना पक रहा था और कुछ और टेबलों पर ग्राहक आ गए। इंतजार के लिए माफ करना। अंकल शाओ ने तिलापिया मछली मेज पर परोसी। बेटी, चावल वहां है, तुम खुद परोस सकती हो या इस आदमी से मदद ले सकती हो। किंग गुआंगलिन पर एक नजर डालते हुए अंकल शाओ ने दूसरों का अभिवादन किया। जियाओ बिन, आज काम जल्दी खत्म कर रहे हो। तुम क्या लोगे? मैं आपकी मदद करूंगी। किंग गुआंगलिन ने हेफोंग को उठने से रोकते हुए और चावल परोसने के लिए 2 कटोरे लेते हुए कहा। हेफोंग डाइट पर नहीं थी। चावल का एक पूरा कटोरा खत्म करने के बाद उसने किंग गुआंगलिन से आधा कटोरा और लाने को कहा। कुछ सूप ऑर्डर करना चाहोगे? किंग गुआंगलिन आमतौर पर सूप नहीं पीता था, लेकिन अचानक उसे लगा कि शायद उसे पता नहीं कि हेफोंग को इसकी आदत है या नहीं। चाय ठीक है। हेफेंग ने चावल का कटोरा नीचे रखा, अपने पेट को सहलाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। फिर उसने तिलापिया मछली का एक टुकड़ा उठाया, हड्डियां निकाली और उसे किंग गुआंगलिन के कटोरे में डाल दिया। उसकी थोड़ी सी चौड़ी हुई आंखें देखकर हेफोंग ने एक पल के लिए सोचा, हम चलो इसे पेंटिंग के लिए धन्यवाद मान लेते हैं। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, इसलिए उसने अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया। एक मछली की हड्डियां निकाल रहा था, दूसरा चावल खोद रहा था और वे जल्दी से बिल भुगतान के समय पर पहुंच गए। इस बार मेरा इनाम। हेफेंग ने एक गुलाबी बटुआ निकाला और अंकल शाओ को बिल के लिए पुकारने लगा। किंग गुआंगलिन ने शांति से अपना मुंह पोंछने के लिए एक नैपकिन उठाया। वह आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा, इसे दूर रख दीजिए। यह 88 होगा। 80 ठीक है। निश्चित रूप से अंकल शाओ ने किंग गुआंगलिन को निराश नहीं किया, सीधे उनके सामने खड़े होकर हाथ बढ़ाया। हेफेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकाला, उसमें देखा, फिर थोड़ा लिप बाम लगाया। तो मैं बाद में मूवी टिकट खरीद लूंगी। बाहर निकलकर देखा तो सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान अभी भी उजला था। दिन का सबसे सुहाना समय था, न ठंड थी न गर्मी। किंग की माँ एक छोटी सी सूंघने वाली बोतल पकड़े हुए चाची वांग के साथ चौक से होते हुए वापस जाने के लिए तैयार होकर संतुष्ट होकर चल रही थी। ये वैसे भी तुम्हारा है, मुझे इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। चाची वांग खाली हाथों से किंग की माँ के हाथ में सूंघने वाली बोतल को ईर्ष्या से देख रही थी। उधार नहीं लेना। किंग की माँ ने गर्व से अपना सिर हिलाया। ओह, ये छोटी सी चीज शायद मिंग के अंत या किंग के शुरुआती दौर की है, मुझे इसका अध्ययन करना है। देखो तुम कितने कंजूस हो। चाची वांग थोड़ी नाराज हुई। हाल ही में उन्हें अच्छी चीजें नहीं मिल रही थी और किंग की माँ उन्हें छीनने में कामयाब हो गई। किंग की माँ और भी खुश हो गई। अरे, पिछली बार जब मैंने सिगरेट होल्डर उधार लिया था तब भी तुम इतने ही कंजूस थे। इसे कहते हैं हम। वहाँ वाला तो आपके लड़के जैसा दिखता है। चाची वांग ने अपनी ठुड्डी आगे की ओर झटकते हुए बीच में ही टोक दिया। लिन, कहाँ? किंग की माँ ने दूर से देखा और जल्दी से उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही है। चलो उसे अपना खजाना दिखाते हैं। उसके बगल वाली लड़की कौन है? ओह, किंग की माँ स्थिर खड़ी रही और चाची वांग के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। अविश्वसनीय। चाची वांग हाथ हिलाकर आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन किंग की माँ ने उन्हें जल्दी से पीछे खींच लिया। घूम गई, फिर चुपके से झांका। उसका व्यवहार दुश्मन पर निगरानी रखने वाले एक गुप्त एजेंट जैसा था। क्या कर रही हो? चलो नमस्ते कहो और उससे मिलो। चाची वांग ने अपनी आस्तीनें सीधी की। किंग की माँ ने चुप रहने का इशारा किया। चुप रहो, देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। अध्याय 4। सिनेमा एक ऐसी जगह है जो लोगों को बेचैन कर देती है। कृपया टर्मिनेटर के लिए 2 टिकट दीजिए। हेफोंग काउंटर पर टिकट खरीद रहा था, जबकि किंग गुआंगलिन पॉपकॉर्न स्टैंड पर घूम रहा था। 2 मीडियम। अरे नहीं, एक बड़ी बाल्टी बना दो।
उसने कोला भी लेने के बारे में सोचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि फिल्म के दौरान उसे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। टिकट खरीदने के बाद हे फॉन्ग वहां गया, पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी को देखा, फिर किंग गुआंगलिन को देखा, भौहें उठाई और पूछा, क्या आप ही नहीं थे जो हमें ये फिल्म दिखा रहे थे? लेकिन टिकट तो तुमने खरीदे थे ना? किंग गुआंगलिन ने पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा मुंह में डाला। पॉपकॉर्न अभी भी गर्म और कुरकुरे थे, मीठे और कुरकुरे। क्या तुम संतरे का जूस लोगे या कोला? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे दूध वाली चाय चाहिए। हे फैंग ने उसके दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं चुना और उसने भी पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। फिल्म 20 मिनट में शुरू हो रही है। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं दूध वाली चाय लेने अगली दुकान पर जाती हूँ। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने इधर उधर देखा। इस छोटे से थिएटर में सिर्फ एक एलसीडी स्क्रीन थी जिस पर प्रमोशनल क्लिप चल रही थी। अगली बार वह शेंगटियन स्क्वायर थिएटर ही चुनेगा। ओह, वह उसे बताना भूल गया कि उसे केवल गाजर का रस पसंद है। वह एक झलक पाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन हे फॉन्ग पहले ही नजरों से ओझल हो चुका था। खैर, पीना तो पीना ही है। थिएटर के बाहर किंग की माँ और चाची वांग चुपके से भागने ही वाली थी, तभी उन्होंने देखा कि युवती बाहर आ गई है, लेकिन उनके परिवार का युवक अभी भी अंदर था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, यहाँ क्या हो रहा है? जब उन्होंने फिर से नजर घुमाई तो युवती उन्हें देख ली। वह कुछ पल रुकी, फिर चलती रही और एक दूध वाली चाय की दुकान में घुस गई। 40-40 वर्ष की दो आंटियों ने राहत की सांस ली, इसलिए वह दूध वाली चाय खरीदने के लिए बाहर चली गईं। वापस आकर उन्हें उस युवक को डांटना पड़ेगा। वहां बैठे बैठे एक लड़की को दूध वाली चाय खरीदने जाने देना। यकीन नहीं होता। चुपके से दोनों थिएटर के प्रवेश द्वार से हटकर चौक से बाहर निकल गए। उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा बच्चा चुपके से मूवी डेट पर निकल जाएगा। आंटी वांग ने किंग की माँ की तरफ देखा। लगता है अब तुम खुश हो, तुम्हारे सुअर ने पत्ता गोभी छीनना सीख लिया है। किंग की माँ ने एक पल सोचा और पीछे मुड़कर देखा। क्या उस लड़की ने हमें पहचान लिया? क्या तुम उसे जानते हो? चाची वांग को वह छोटी सी गोभी याद आई जो उन्होंने अभी देखी थी। वह अच्छी लग रही थी। लड़का भाग्यशाली था। मैं उसे नहीं जानती। किंग की माँ ने सिर हिलाया। बच्चा इस बात को छुपा रहा है। मैं शर्त लगाती हूँ कि अगर मैं आज रात उससे इसके बारे में पूछूंगी तो वह इनकार कर देगा। ठीक है, ठीक है। आंटी वांग ने घृणा से अपना चेहरा सिकोड़ लिया। गोपनीयता, आजकल के युवा गोपनीयता की परवाह करते हैं। उन्हें तंग मत करो, पहले उन्हें विकसित होने दो। खैर, उन्हें अंततः तुमसे आगे निकलना ही होगा। किंग की माँ ने हंसते हुए कहा, वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। लिन ने अच्छा किया। चाची वांग ने बेचैनी से जीभ चटकाए। उनका बेटा गोभी पकड़ना कब सीखेगा? किंग गुआंगलिन ने कुछ देर ब्रोशर पढ़ा और देखा कि कुछ अच्छी फिल्में आ रही हैं। अगर अगले हफ्ते कोई और योजना न हो तो उसे किसी और फिल्म के लिए बुलाना अच्छा रहेगा। लो, तुम्हारा गाजर का जूस। एक छोटा गोरा हाथ अचानक बगल से बढ़ा और उसे जूस थमा दिया। उसने ऊपर देखा। जैसी की उम्मीद थी, हे फॉन्ग के हाथ में कुमक्वेट नींबू था। वह कुछ मायनों में उल्लेखनीय रूप से समान थे। शायद यही कारण था कि उनका रिश्ता जल्दी विकसित हो गया। प्रिय ग्राहकों, विशेष परिस्थितियों के कारण तीसरे थिएटर को अस्थायी रखरखाव की आवश्यकता है। कृपया अपने टिकट पुनर्निर्धारित करने या धन वापसी के लिए काउंटर पर जाएं। असुविधा के लिए हमें खेद है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। थिएटर में अचानक एक घोषणा गूंजी। किंग गुआंगलिन ने हे फैंग की ओर देखा। हम किस थिएटर में हैं? देखने दो। हे फैंग ने उसकी जेब से टिकट निकाले, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए। ये तीसरा थिएटर है। क्या इत्तेफाक है? किंग गुआंगलिन ने आह भरी और जल्दी से उठकर उसे काउंटर तक ले गया। चलो जल्दी से समय बदल लेते हैं, इससे पहले की लाइन बहुत लंबी हो जाए। इस स्क्रीनिंग के लिए कई लोगों ने टिकटें खरीदी थी तथा उनमें से कई को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। नमस्ते, क्या हम थिएटर 3 से अपनी टर्मिनेटर की टिकटें पुनर्निर्धारित कर सकते हैं? अगला शो कब है? माफ करना, सिर्फ 2-3 डी थिएटर हैं और दूसरा आज के लिए पूरी तरह बुक है। कैशियर ने चेक करने के बाद माफी मांगी। मुझे सच में माफ करना, क्या आप किसी और चीज पर विचार करना चाहेंगे? किंग गुआंगलिन और हे फॉन्ग ने दूध वाली चाय और पॉपकॉर्न को देखा जो उन्होंने पहले ही खरीद लिया था। पैसे वापस करना कोई विकल्प नहीं था। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने अभी देखा कि इसकी रेटिंग अच्छी है। ये हल्का और मजेदार है। किंग गुआंगलिन ने काउंटर के बगल में लगे एक पोस्टर की ओर इशारा किया। हे फैंग ने हिचकिचाते हुए कहा, आप ये देखना चाहते हैं? लगता है अभी जो भी दिखाया जा रहा है उसमें से इसे सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। किंग गुआंगलिन ने पलटकर कहा। तुम्हारी क्या राय है? तो फिर देखते हैं। उसने कैशियर की ओर मुड़ने से पहले किंग गुआंगलिन पर एक नजर डाली। क्या अलविदा मिस्टर लूजर के लिए अभी भी सीटें हैं? पीछे की ओर बीच में 2 सीटें चुनकर वे दूध वाली चाय और पॉपकॉर्न के साथ जल्दी से बैठ गए और शो शुरू होने का इंतजार करने लगे। उनके बीच पॉपकॉर्न रखते हुए किंग गुआंगलिन ने हे फॉन्ग की ओर देखा। वह आमतौर पर लड़कों के साथ अमेरिकी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखता था, लेकिन ये पहली बार था जब वह किसी लड़की के साथ फिल्म देख रहा था जिससे उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हे फैंग ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। क्या सोच रही हो? उफ, अगर उन दोनों में झगड़ा न होता तो हम अभी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देख रहे होते। किंग गुआंगलिन ने बेरुखी से जवाब दिया। इंतजार करते हुए उन्हें पहले ही पता चल गया था कि तीसरे थिएटर की मरम्मत की जरूरत है क्योंकि 2 लोगों में झगड़ा हो गया था जिससे कुछ नुकसान हुआ था। उसने अपने होंठ भींचे। हाँ, मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया था। उसकी आवाज धीमी होकर बुदबुदाने लगी जिससे किंग गुआंगलिन को झुककर सुनना पड़ा। आपने क्या कहा? मैंने कहा, फिल्म पर ध्यान दो। प्रचार क्लिप समाप्त हो गई और फिल्म आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। अब हे फॉन्ग आगे की ओर मुंह करके खड़ा था और बोल नहीं रहा था। किंग गुआंगलिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह फिल्म उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मनोरंजक थी और ताजा हास्य से भरपूर थी। उसने चुपके से हे फॉन्ग की प्रोफाइल पर एक नजर डाली। वह पूरी तरह से शांत लग रही थी, आराम से सीट पर टिकी हुई, लगभग उसमें खो गई।
उनके बगल में खड़े लोगों के विपरीत, जो आगे झुककर जोर जोर से हंस रहे थे, वह चुपचाप देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति धुंधली रोशनी में अस्पष्ट थी। उसने पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा उठाया और उसे दिया, यह इशारा करते हुए कि उसे खाना न भूलें। हे फैंग झुक गया और सीधे अपनी उंगलियों से पॉपकॉर्न खा गया। अपनी उंगलियों पर हल्की सी नमी महसूस करते हुए किंग गुआंगलिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग चकरा गया और उसने अपनी घबराहट दूर करने के लिए पॉपकॉर्न का एक और टुकड़ा मुंह में डाल लिया। फिर उसने अपनी उंगलियों को देखा, फिर से स्तब्ध। हे फांग की ओर सिर घुमाते हुए, वह अब सीट पर नहीं बैठी थी। इसके बजाय वह थोड़ा आगे झुक गई और किंग गुआंगलिन को दिलचस्पी से देखने लगी। तुम शर्मा रही हो, हे फैंग ने शरारती मुस्कान के साथ चिढ़ाया। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर झुकाया, ये सोचते हुए कि क्या उसे अभी अभी छेड़ा गया था। पॉपकॉर्न लिए एक छोटा सा हाथ उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही किंग गुआंगलिन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ ने हठपूर्वक पॉपकॉर्न को उसके होठों तक ला दिया। घबराकर उसने जल्दी से पॉपकॉर्न खाया और पुष्टि की कि इस बार वास्तव में उसका मजाक उड़ाया गया था। हमारी दोस्ती का क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? अध्याय 5 बेकार और अभी भी एक साथी खोजना चाहते हैं। बैककोट। किंग गुआंगलिन थोड़ा घबरा गया। उसका चेहरा शर्म से नहीं बल्कि शर्मिंदगी से लाल था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका रोमांटिक इतिहास बहुत जटिल है। उसने स्कूल में डेटिंग की थी, हाथ पकड़े थे और यहाँ तक कि गले भी लगाया था। हालांकि यह यहीं रुक गया, फिर भी यह एक जटिल अनुभव था। अब उसे एक लड़की छेड़ रही थी जो उससे 2 साल छोटी थी। शर्मनाक। उसका जटिल रोमांटिक इतिहास उसे इतना कायल नहीं बनने देता था। एक पुरुष होने के नाते उसे कुछ गरिमा बनाए रखने की जरूरत थी। किंग गुआंगलिन ने सीधे सामने फिल्म की ओर देखा, जल्दी से कुछ बार चबाया और पॉपकॉर्न निगल लिया। शुक्र है, पॉपकॉर्न लेने के बाद वह छोटा सा हाथ दोबारा आगे नहीं बढ़ा। किंग गुआंगलिन को पता ही नहीं चला कि उसके दिमाग में क्या क्या विचार चल रहे थे। बड़े पर्दे पर शेंटेंग मा डोंगमेई के बारे में पूछताछ कर रहा था। थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए उसे आराम की जरूरत थी। उसने गहरी सांस ली, पॉपकॉर्न की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर भी उसके हाथ में कोई नर्म और ठंडी चीज आ गई। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और लापरवाही से पॉपकॉर्न की बाल्टी पर नजर डाली। एक छोटा सा हाथ पॉपकॉर्न निकाल रहा था और उसकी परिधीय दृष्टि में हे फांग अभी भी उसे देख रहा था। उन्होंने गाजर का जूस पीते हुए फिल्म पर ध्यान केंद्रित किया। तुम पॉपकॉर्न खाओ, हे फॉन्ग ने किंग गुआंगलिन से फुसफुसाते हुए कहा और उसके मुंह में डालने से पहले एक टुकड़ा अपनी आंखों के सामने लहराया। किंग गुआंगलिन को इस इशारे से एक खतरा महसूस हुआ। उसने उसकी तरफ देखा। क्या ये सिर्फ छेड़खानी तो नहीं थी? मर्दों को औरतों से डर कब से लगने लगा? हास्यास्पद। तो क्या हुआ अगर हम एक दूसरे को एक एक करके पॉपकॉर्न खिलाएं? उसे एहसास हुआ कि वह पहले बहुत डरपोक था। जितना ज्यादा वह उसकी परवाह करता, उतना ही वह हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती, बस जानबूझकर। उसने खुद से कहा, शांत रहो, मैं जीत सकता हूँ। उसने खाने के लिए पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा उठाया। हाँ, उसका स्वाद मीठा था। उसने एक और ले लिया, अभी भी मीठा था। फिल्म चलती रही, लेकिन हे फांग ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। किंग गुआंगलिन ने देखा तो वह अभी भी उसे ही देख रही थी। हालांकि वह अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन पहले वाली शरारती नजर गायब हो गई थी। तुम भी लो, उसने सहज भाव से उसे पॉपकॉर्न दिए। हे फैंग ने गंभीरता से अपने हाथ से एक पॉपकॉर्न लिया। फिल्म देखने के बाद शुरुआती उत्साह गायब हो गया था। किंग गुआंगलिन को लगा कि उसका दिमाग गड़बड़ा गया है, थोड़ा निराश। क्या चिढ़ाना बीच में ही बंद हो गया? उसने पहले ही सोच लिया था कि क्या जवाब देना है, लेकिन सामने वाला अचानक पीछे हट गया। ऐसा लगा जैसे बिना जवाब दिए ही डांट पड़ी हो, और जब तक आप कुछ कहने की सोचते तब तक वह व्यक्ति जा चुका था। ये कैसे हो सकता है? कितना पागल कर देने वाला। उसे पहले ही उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था और उसे अपनी योजना की असफलता का कड़वा स्वाद चखाना चाहिए था। फिल्म का दूसरा हिस्सा धुंधला था। किंग गुआंगलिन ने गंभीरता से देखा, लेकिन सारे चुटकुले समझ नहीं पाई। हे फॉन्ग अपना सिर घुमाए हुए किसी अनजानी बात के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। जब फिल्म खत्म हुई तो किंग गुआंगलिन सिनेमा के प्रवेश द्वार के पास शौचालय के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तब तक लगभग 9 बज चुके थे। जरूर, हे फैंग ने फिर से उस पर मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिल्म कैसी थी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, बस हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। बुरा नहीं है। किंग गुआंगलिन ने यह कहने से खुद को रोका कि उसने बिल्कुल नहीं देखी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे सचमुच वह फिल्म पसंद नहीं आई। वह इस एहसास को समझ सकता था। अगर वह उस एक परफॉर्मिंग आर्ट्स फिल्म को देख रहा होता तो शायद बोर हो जाता और खुद का मनोरंजन करने के तरीके भी ढूंढ लेता। शायद अगली बार मुआवजे के तौर पर उसे कोई और अच्छी फिल्म दिखाने ले जाना चाहिए। अगर आपको समय में पीछे जाना हो तो आप क्या करेंगे? किंग गुआंगलिन ने फिल्म का विषय याद किया। यह एक अच्छा विषय लग रहा था। हे फैंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? इसलिए यह एक काल्पनिक बात है। वह हंसा। सब जानते थे कि यह नामुमकिन है, लेकिन इसके बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं थी। और तुम क्या करोगे? हे फैंग एक ट्रैफिक लाइट के सामने रुका, जो हमेशा लाल होती थी जब भी वे वहां से गुजरते थे। किंग गुआंगलिन ने ऊपर देखा और सोचा, अगर वह समय में पीछे जा सकता तो जब वह उसे छेड़ रही होती तो वह उसका हाथ पकड़ लेता और पूरी तरह से पलटवार करता। बेशक वह जोर से नहीं कह सकता था। वह मुड़ा और हे फांग की तरफ मुस्कुराया, जो संयोग से वहीं देख रहा था। एक पल बाद किंग गुआंगलिन के हाथ में एक नर्म ठंडा सा हाथ दिखा। उसने उसे हल्के से दबाया। उसे अच्छा लगा। चलो चलें, उसने आग्रह किया। किंग गुआंगलिन वास्तविकता में वापस आ गया। उसने पाया कि हे फॉन्ग उसे उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहा था। उसका चेहरा फिर से गर्म हो गया। उसे लगा कि वह समझ गई है कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसने 2 बार हाथ भी दबाया। हाँ, इसे हम पहले की गई छेड़खानी का बदला कहेंगे।
चौराहा सनकरा था और वे कुछ ही कदमों में पार हो गए। हे फॉन्ग ने उसका हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन किंग गुआंगलिन ने उसे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ा नहीं। उसने मुड़कर किंग गुआंगलिन की तरफ देखा, जो भी उसे देख रहा था। उसने फिर से उसे धीरे से दबाया। आरामदायक, शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से यह आरामदायक था। इसे ही उन्होंने बदला कहा था। किंग गुआंगलिन ने उसे देखकर मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी और सच्ची थी। यह एक जटिल प्रेम इतिहास वाले व्यक्ति द्वारा देर से किया गया प्रतिशोध था। हे फैंग भी मुस्कुराए, मानो उसे पता हो कि वह क्या सोच रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और बिना हाथ हटाने की कोशिश किए आगे बढ़ गई। किंग गुआंगलिन के अंदर जीत का एहसास उमड़ पड़ा। तभी उसे अपनी हथेली पर उसके नाखून से हल्की खरोंच महसूस हुई। बस उस हल्के स्पर्श ने, जैसे उसके दिल में गुदगुदी कर दी हो, उसे झंझनाहट से भर दिया। वह घबरा गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे फैंग ने उसकी तरफ देखा, चलता रहा और फिर हल्के से खुजलाया। किंग गुआंगलिन घबरा गया, उसे फिर से प्रतिकार का एहसास हुआ। यह क्या था? क्या उसकी योजना विफल हो गई? वे छात्रावास की इमारत की ओर चल पड़े और किंग गुआंगलिन को अभी भी अपनी जीत को बरकरार रखने का कोई सही तरीका नहीं सूझ रहा था। वह जाने को तैयार नहीं था, अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित जीत को किसी और को सौंपने को तैयार नहीं था। क्या तुम मुझे जाने देने को तैयार नहीं हो? हे फैंग पीछे मुड़ी, उसकी मुस्कान उसे चिढ़ा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी उंगली से उसकी हथेली को हल्के से खरोंच दिया। उसकी हथेली से होते हुए बांह तक, फिर सीने तक झुनझुनी की एक लहर दौड़ गई। अचानक उसने उसका हाथ छोड़ दिया, उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। मैं किंग गुआंगलिन को लगा कि उसका समृद्ध अनुभव उसे विफल कर रहा है, मानो वह शर्माने वाला हो। हे फैंग करीब आया, उसकी आंखों में देखा, मुझे तुम पसंद हो किंग गुआंगलिन। चलो डेट पर चलते हैं। उसकी गर्म सांसें उसके गले को छू गईं। किंग गुआंगलिन ने या तो सोचा कि उसने गलत सुना है या फिर अचानक आए भावनात्मक प्रभाव से बचने के लिए सहज भाव से कहा हूं। उसके होठों पर एक मुलायम, सुगंधित स्पर्श महसूस हुआ, उसके बाद हल्की ठंडक, फिर एक हल्का सा काटने का एहसास हुआ। हे फैंग सीढ़ियों से ऊपर चला गया तो वह हक्का बक्का सा खड़ा रहा। किंग गुआंगलिन ने अभी तक अपनी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया तय नहीं की थी। शहरमात, वह पराजित हो गया था। सहज ही अपना सिर घुमाकर उसने समय देखने के लिए अपनी कलाई उठाई। वह भी 3 बस पकड़ सकता था। कठोर, सचमुच कठोर, पूर्ण नुकसान। घर लौटते समय किंग गुआंगलिन का दिमाग घूम रहा था, वह स्तब्ध था। क्या तुम वापस आ गए? किंग की मां ने अपने बेटे को अंदर आते देखा और उसे सामान्य से ज्यादा आकर्षक पाया। आज तुम क्या कर रहे थे? किंग गुआंगलिन ने अपने होंठ चाटे, बोलने को तैयार। अचानक उसे कुछ मीठा सा लगा, जैसे संतरे के स्वाद वाला लिप बाम। जूते उतारते हुए उसके हाथ मानो जम गए। किंग की मां को कोई जवाब नहीं मिला और उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। जब वह अपने जूते लेकर रुका, क्या हो रहा है? किंग की मां की ओर देखते हुए उसने अपने होंठ थोड़े से खोले, फिर जूते नीचे रख दिए। कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूं। अब ये बात मुझे चिढ़ाने जैसी नहीं लगी। बैककोट। अध्याय 6। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। बैककोट। सुबह के 8 बजे अनिद्रा से पीड़ित किंग गुआंगलिन आंखों के नीचे काले घेरे लिए बिस्तर पर लेटा था। उसने हे फोन की प्रोफाइल फोटो खोली, फिर बंद कर दी। उसकी निजी जानकारी खोली, फिर बंद कर दी। कई बार उन्होंने संदेश टाइप किया, लेकिन उसे डिलीट कर दिया। अब क्या हो रहा था? क्या उसने और उसकी डेटिंग शुरू कर दी थी, या कल की प्रतिक्रिया की कमी ने उसे रद्द कर दिया था? किंग गुआंगलिन ने सोचा, अगर पिछली रात धीरे धीरे उलझन में डूबी थी, तो अब वह पूरी तरह जाग चुका था। पिछली रात कोई खास संघर्ष नहीं था, दोनों में से कोई भी परेशान नहीं था। हेफांग की वजह चाहे जो भी हो, उसे साफ पता था कि उसका गहरा लगाव धीरे धीरे बाहर आ रहा था। किसी को केवल 2 महीनों में पसंद करना अविश्वसनीय रूप से तेज लगता है, लेकिन अगर ये पसंद नहीं होता, तो कौन किसी के साथ 800 संदेशों के लिए पूरा दिन चेक करने में बिताता? कौन सिर्फ बातचीत करने के लिए आधी रात तक जागेगा? कौन इतना स्वतंत्र होगा कि अक्सर किसी के साथ घूम सके? लेकिन अब आगे क्या किया जाए? रिश्तों के मामले में उनका समृद्ध अनुभव यहाँ ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ। वे केवल अपनी अंतिम रणनीति ही अपना सकते थे। यदि दुश्मन नहीं हिलेगा तो मैं भी नहीं हिलूंगा। डिंग डोंग, अधिसूचना की ध्वनि सुनकर किंग गुआंगलिन चौंक गया, जिससे उसका फोन उसके चेहरे पर गिर गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने फोन उठाया, कुछ बार स्वाइप किया और संदेश उसके सामने आ गया। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ, सुप्रभात। वह तुरंत ही थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वाक्य बिल्कुल पहले जैसा ही था, मानो कुछ हुआ ही न हो, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव हो गया कि ये फोन को कैसा महसूस हुआ होगा। 1 सुप्रभात, खोए हुए और वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, क्या आज आपके पास काम है? 1 नहीं, क्या आपके पास क्लास है? खो गए हैं और वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, कोई कक्षा नहीं है, बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। किंग गुआंगलिन खुश हो गई, उसे उम्मीद जगी। पहले उनकी मुलाकातों के बीच हमेशा कुछ दिन का अंतराल होता था, अब तो लगातार 2 दिन हो गए थे। फॉरेस्ट, जरूर, कहाँ? वेस्ट सिटी। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार, मुझे पहले साउथ फ्लाई रोड पर कुछ काम निपटाना है। 1 ठीक है, साउथ फ्लाई रोड, क्या वो पड़ोस वाली गली नहीं थी? वह उठा और खिड़की से बाहर देखा, यहाँ से उसे सड़क का चौराहा दिखाई दे रहा था। सोचते सोचते किंग गुआंगलिन बिस्तर से उठे, फ्रेश हुए और अलमारी में से एक टी शर्ट निकाली जिसे पहन सकें। फिर वह जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ खा लो, बर्तन में खिचड़ी है। किंग की मां ने उसके काले घेरे देखकर भौहें चढ़ाईं। क्या ये बच्चा कल रात चुपके से बाहर निकल गया था? मैं इसे छोड़ दूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपने जूते पहने और सीधे वहां से चला गया। साउथ फ्लाई रोड के चौराहे पर खड़े होकर वह झिझका। ये सड़क थोड़ी बड़ी थी और उसने सोचा, क्या यहीं रुककर देखना बेहतर होगा कि क्या वह उससे टकराकर हैरान होने का नाटक कर सकता है और कह सकता है, क्या संयोग है,
या फिर टहलकर उसे ढूंढना बेहतर होगा। उसने अपना फोन निकाला और एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर चैट विंडो में प्रवेश किया। आपको कौन सा काम निपटाना है? भेजना। डिंग डिंग डिंग। एक सूचना की आवाज किम गुआंगलिन के कानों तक पहुंची और इससे पहले कि वह अपना सिर घुमाता, उसके पीछे हे फोन की आवाज सुनाई दी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? इस तरह इधर उधर देख रहे हो? चौंक कर वह तेजी से मुड़ा। हल्के पीले रंग की पोशाक पहने हे फैंग कंधे पर नारंगी लाल रंग का बैग लटकाए उसके सामने चंचल भाव से खड़ी थी और उत्सुकता से उसे देख रही थी। अपनी उम्र की लड़कियों के लिए ब्रांडेड कपड़ों या बारीकी से मैच किए हुए कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वे अच्छी तरह से फिट हों, युवापन और सुंदरता स्वाभाविक रूप से निखरकर सामने आएगी। यद्यपि हे फॉन्ग ने उत्सुक दिखने की कोशिश की, फिर भी किंग गुआंगलिन उसके चेहरे पर मुश्किल से दबी मुस्कान देख सकता था। ओह, क्या आप कुछ संभालने वाले नहीं थे? मैं ये देखने आया था कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। यह मानने का कोई तरीका नहीं था कि यह एक संयोग था। वह केवल सच सच स्वीकार कर सकता था कि वह जानबूझकर आया था। ओह, तुम तो बहुत तेज हो। तुम यहीं रहते हो? हे फैंग ने उसके पास से गुजरते हुए लापरवाही से पूछा। हाँ। किंग गुआंगलिन पीछे पीछे आया। सारी रात सोचता रहा कि कैसे जवाब दे, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। तुम कहाँ जा रहे हो? डाकघर। उसने अपने कंधे पर रखे छोटे बैग को थपथपाया। एक पांडुलिपि भेज रही हूँ। तुम इतनी दूर कुछ मेल करने आए हो? किंग गुआंगलिन ने सिर खुजलाया। क्या वेस्ट सिटी में भी कोई नहीं है? क्या इसकी इजाजत नहीं है? हे फांग ने उसे एक नजर देखा। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। किंग गुआंगलिन ने अपनी बात रोकी। बहुत ज्यादा मच्छर हैं। उसने हे फॉन्ग के चेहरे को ध्यान से देखा और पाया कि वह ऊर्जावान और जीवंत दिख रही थी, जिससे उसे थोड़ा उदास महसूस हुआ। लगता है तुमने अच्छी नींद ली। सुबह तक गहरी नींद सोई, बहुत आराम से। हे फैंग डाकघर पहुंच चुकी थी और उसने अपने बैग से पांडुलिपि कागज का एक मोटा ढेर निकाला। ये किस प्रकार की पांडुलिपि है? किंग गुआंगलिन थोड़ा उत्सुक था। एक उपन्यास। हे फांग ने जानकारी भरते हुए बताया। यह मैंने अपने खाली समय में लिखा है और इसे प्रकाशक को भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा। हो सकता है उसने बताया हो कि उसने साहित्य पढ़ा है। क्या आजकल के छात्र इतने प्रभावशाली होते हैं? अभी तक कॉलेज से स्नातक नहीं हुआ हूँ और पहले से ही इतना बड़ा उपन्यास लिखने में सक्षम हूँ। वह हे फॉन्ग की ओर देखता रहा, धीरे धीरे विचारों में खो गया। चलो चलें। हे फैंग ने उसे वास्तविकता में वापस लाने के लिए उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। अरे हाँ, अब तुम मुझे अचंभित होकर देख रहे हो, हे फैंग ने चिढ़ाते हुए कहा। किंग गुआंगलिन ने उसकी नजरों से बचते हुए अजीब तरह से अपना सिर घुमा लिया। नहीं, बस सोच रहा हूँ। हे फैंग ने मुस्कुराते हुए फिर विषय बदल दिया। अब जब हमारा काम हो गया है तो हमें कहाँ घूमना चाहिए? क्या आपके मन में कोई जगह है? उसने अपना सिर झुका लिया जैसे सोच रही हो। तुम्हारा घर पास में ही है। किंग गुआंगलिन थोड़ा उलझन में था। हाँ, ज्यादा दूर नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी पेंटिंग कहाँ बनाते हो। हे फैंग ने उसकी ओर देखा। किंग गुआंगलिन ने मुंह खोला। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ अभी भी घर पर ही है। किसी लड़की को वापस लाना शायद ठीक न हो। क्या यह असुविधाजनक है? हे फैंग ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ा झुककर कहा, ये तो बस एक कार्यस्थल है। ठीक है। वह मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर चलें। हे फैंग मुड़ा और चलने लगा। वह एक कोने से घूमकर किंग गुआंगलिन के घर के प्रवेश द्वार पर रुकी और उसकी ओर देखने लगी। किंग गुआंगलिन ने खुद को संभाला और दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली। अंदर आ जाओ। वापस आ गए? तुम कहाँ? किंग की माँ लिविंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रही थी और जब उसने अपना सिर घुमाया तो बीच वाक्य में ही रुक गई। नमस्ते आंटी, मैं किंग गुआंगलिन हूँ। हे फॉन्ग ने विनम्रता से अभिवादन किया। एक दोस्त? यह मेरी दोस्त है, इसका नाम हे फॉन्ग है। किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों डर गया है और उसने जल्दी से उसकी बात मान ली। हे फैंग ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। लिन के दोस्त है ना? बैठ जाओ। किंग की माँ असाधारण रूप से दयालु दिखी। उन्होंने किंग गुआंगलिन की ओर एक नजर डाली और हे फॉन्ग को बैठने का इशारा किया। इस बच्चे में कुछ कौशल है, वह किसी को इतनी जल्दी घर ले आता है। मेरा स्टूडियो इस तरफ है। किंग गुआंगलिन ने किंग की माँ की बात अनसुनी कर दी और हे फॉन्ग को स्टूडियो की ओर ले गया। ठीक है आंटी। हे फैंग आज्ञाकारी ढंग से सोफे पर बैठ गया और उसने किंग गुआंगलिन के साथ स्टूडियो जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? लड़की को पीने के लिए भी नहीं दिया। किंग की माँ ने किंग गुआंगलिन को घूरते हुए कहा, जाओ एक कप ले आओ। खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी, मुझे प्यास नहीं लगी है। हे फैंग ने हल्के से हाथ हिलाया। किंग गुआंगलिन चुपचाप एक कप लाने चला गया। किंग गुआंगलिन को घूरने के बाद किंग की माँ ने एक विशेष रूप से सौम्य मुस्कान के साथ अपना सिर पीछे कर लिया। इतना संकोची मत बनो। ये लड़का शायद ही कभी दोस्तों को आमंत्रित करता है, खासकर लड़कियों को। तुम पहले हो। हे फैंग ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने बहुत पहले अपने स्टूडियो में आने की बात कही थी, बस अब तक समय नहीं मिला था। किंग गुआंगलिन ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और पीछे मुड़ते हुए सोचा, मैंने ऐसा कब कहा था? क्या तुम ही नहीं आना चाहती थी? लगता है तुम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हो। किंग की माँ ने धीरे से मुस्कुराना जारी रखा और बहुत पहले शब्द को समझ लिया। हाँ, गुआंगलिन मेरी सीनियर है। हे फैंग ने शर्म से अपना सिर नीचे करना जारी रखा। किंग गुआंगलिन ने कप लगभग गिरा ही दिया, ये स्वीकार करते हुए कि वे दोनों लुओ सिटी यूनिवर्सिटी से हैं और वह उसका सीनियर है। हालांकि वे एक दूसरे को 2 महीने से ज्यादा समय से नहीं जानते थे। इतना भी समय नहीं हुआ था और गुआंगलिन कब से एक नाम बन गया। माँ, गलतफहमी मत करना, तो तुम भी लुओ सिटी यूनिवर्सिटी से हो? किंग की माँ की मुस्कान और भी गर्म हो गई। हाँ, इसी साल ग्रेजुएट हो रहा हूँ आंटी, मुझे बस हे फैंग कहो। हे फैंग का शर्मीलापन बढ़ता गया।
ये लो थोड़ा पानी। किंग गुआंगलिन ने बड़बड़ाते हुए कप उन दोनों के सामने रख दिए। किंग की माँ ने उसे नापसंदगी भरी नजर से देखा, फिर धीरे से पीछे मुड़ी। हे फैंग, है ना? अपना पेट भर लो, एक घूंट लो। धन्यवाद आंटी। हे फैंग ने कप लेकर धीरे से घूंट भरते हुए कहा। उसे तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मैंने डाला, मैंने परोसा। किंग गुआंगलिन चुपचाप इठलाते हुए सोफे पर बैठ गया और हे फांग से किंग की माँ की ओर देखने लगा। स्थिति में कुछ गड़बड़ लग रही थी, यह कोई सामान्य मेहमान जैसा नहीं लग रहा था। बैककोट बैककोट बैककोट। अध्याय 7 बंदर बहन गुवा ने इनको मात नहीं दे सकता। हे फॉन को अपनी गोद में हाथ रखे चुपचाप बैठे एक संकोची महिला की तरह देखकर किंग की माँ बहुत अच्छे मूड में थी। तुम जवान लोग बातें कर रहे हो, मुझे किराने का सामान खरीदने जाना चाहिए। हे फॉन, दोपहर के भोजन के लिए रुको। ठीक है, खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, मैं थोड़ी देर बैठूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। हे फैंग ने जल्दी से अपना छोटा सा हाथ हिलाया। क्या तुम्हारे पास बाद में कुछ है? किंग की माँ ने किंग गुआंगलिन की ओर देखा और पूछा। किंग गुआंगलिन ने अभी भी बातचीत को वापस पटरी पर लाने की कोशिश करते हुए सहज रूप से उत्तर दिया, वास्तव में नहीं। तो फिर दोपहर के भोजन के लिए रुको। तुम लिन के दोस्त हो, अजनबी मत बनो। बात तय हो गई। किंग की माँ टोकरी उठाने के लिए मुड़ी। हे फैंग ने उसके सामने पानी का गिलास खत्म कर दिया। ठीक उसी समय किंग की माँ टोकरी लेकर बाहर चली गई। चलो, मुझे अपना स्टूडियो दिखाओ। हे फैंग मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और किंग गुआंगलिन की ओर देखने लगा। इस तरफ किंग गुआंगलिन उठे और अपनी घड़ी देखी। अभी 11 भी नहीं बजे थे। लंच कैसा? बहुत कलात्मक माहौल है। हे फैंग अंदर आया और चारों ओर नजर दौड़ाए। ड्राफ्ट के कागज और स्याही हर जगह बिखरे पड़े थे, सिर्फ चित्रफलक के सामने का एक छोटा सा हिस्सा ही थोड़ा बहुत साफ सुथरा था। ओह, किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन हे फॉन्ग आगे बढ़ता रहा और जमीन पर पड़े फेंके हुए ड्राफ्ट को अलग करने के लिए नीचे झुका। अरे, जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसे साफ कर दूंगा। वह जल्दी से बोला। वह दूसरों से अपनी सफाई कैसे करवा सकता है? तुम कूड़े का थैला बदल दो। वह कुशलता से आगे बढ़ी और फेंके हुए ड्राफ्ट, कागज और रंग परीक्षण वाले कचरे को बड़े करीने से छांटने लगी। उसने मुड़े हुए कागजों को भी चपटा करके नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद हे फॉन्ग खड़ा हुआ, फिर से चारों ओर देखा और कहा, ओह, अब बहुत बेहतर लग रहा है। धन्यवाद। किंग गुआंगलिन को मानना पड़ा कि यह उसके स्वयं के आयोजन से कहीं बेहतर था। इसे लंच के लिए मेरा शुक्रिया समझो। हे फैंग स्टूडियो से बाहर चला गया। तुम्हारा कमरा कौन सा है? मुझे अंदाजा लगाने दो। अरे, किंग गुआंगलिन ने आंखें चौड़ी कर लीं। क्या वह उसका बेडरूम भी साफ करने वाली थी? यही है ना? हे फैंग ने थोड़ा आंखें सिकुड़ी, अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, किंग गुआंगलिन की ओर देखा और अंदर चली गई। किंग गुआंगलिन जल्दी से उसके पीछे गया। वो असल में उसका कमरा था। वो उसे दोबारा सफाई नहीं करने दे सकता था। एक लड़की का एक लड़के के घर आना और उसके शयन कक्ष को साफ करना, ये कैसे समझ में आता है? हे फैंग ने अंदर आकर जैसा सोचा था वैसा साफ नहीं किया। वह बस वहीं खड़ी रही, कमरे का जायजा लेती रही और गहरी सांस लेती रही। क्या कमरे में कोई बदबू थी? किंग गुआंगलिन घबरा गया। उसने चुपचाप सांस ली, लेकिन उसे कोई गंध नहीं आई। वह रोज कमरे में हवा भरता था। मैं थक गई हूँ। हे फैंग ने हल्के से अपने निचले होंठ को काटा और अपना सिर घुमाकर किंग गुआंगलिन से कहा। इससे पहले कि किंग गुआंगलिन जवाब देती, वह 2 कदम आगे बढ़ी और बिस्तर पर गिर पड़ी। तो फिर तुम थोड़ा आराम करो। किंग गुआंगलिन ने अपनी नाक रगड़ी, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। हे फैंग बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर बिस्तर पर थपथपाते हुए बोली, इधर आओ। किस लिए? किंग गुआंगलिन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। उसने आंखें घुमाई। इन काले घेरों को देखो, बस थोड़ी देर लेट जाओ। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा, ठीक है, यह उसका कमरा था, उसका बिस्तर था, तो डरने की क्या बात थी। धीरे धीरे वह भी बिस्तर पर रेंगता हुआ आया। सिर घुमाकर उसने हे फॉन्ग का चेहरा देखा। हे फैंग ने अपनी आंखें बंद करके सांस ली, फिर उन्हें फिर से खोला। हम एक ही बिस्तर पर लेटे हैं क्या? किंग गुआंगलिन तुरंत उठ बैठी। बकवास मत करो, हम बस आराम कर रहे हैं। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है। हे फैंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, चलो। किंग गुआंगलिन ने इनकार कर दिया और बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठ गई। काफी देर तक हे फॉन्ग को देखती रही और झिझकते हुए बोली, कल रात। वो ठीक है। हे फैंग की आंखें थोड़ी सी खुली। तुमने कल रात मुझसे अपनी गलती स्वीकार की थी और मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये नहीं, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। किंग गुआंगलिन लगभग उसकी बातों में आ गई और कुछ चिढ़कर जवाब दिया। तुमने हमारे छात्रावास के नीचे अपना अपराध स्वीकार किया था और उसके बाद मुझे चूमा था। हे फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा, अपना चेहरा कंबल में छिपाते हुए। उसके छोटे पैर थोड़ा हिल रहे थे। एक क्षण के लिए किंग गुआंगलिन वास्तव में उलझन में था। क्या उसे पिछली रात के बारे में गलत याद था? क्या वह वास्तव में कबूल कर सकता था? अगले ही पल उसे वास्तविकता का एहसास हुआ कि ऐसी बात गलत कैसे याद की जा सकती है। किंग गुआंगलिन ने बस एक शब्द कहा और उसके समृद्ध डेटिंग अनुभव शुरू हो गए। एक लाइट बल्ब जला और उसने अपनी धुन बदल दी। ठीक है, क्या आप मेरी स्वीकारोक्ति स्वीकार करते हैं? तुमने मुझे पहले ही चूम लिया है। हे फैंग ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए धीरे से कहा। तो वह झिझका, क्या अब हम डेटिंग कर रहे हैं? हे फैंग ने अपना सिर उठाया, सोचा, उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अभी नहीं, तुम्हें फिर से प्रस्ताव करना होगा। किंग गुआंगलिन बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया, उसकी तरफ देखते हुए। अब उसे उलझन महसूस नहीं हो रही थी। ठीक है। उसने अपना शरीर सीधा किया, हे फॉन्ग को गंभीरता से देखा और कहा, मुझे तुम पसंद हो। हे फॉन्ग, चलो डेट पर चलते हैं। धप, लिविंग रूम के सोफे से आवाज गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा। अंदर आने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया था।
लिविंग रूम में किन की माँ किराने का सामान ले जाते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने पैर को रगड़ते हुए जोर से बुदबुदा रही थी। ओह प्रिय, बूढ़ा होने से न केवल कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, बल्कि आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, हमेशा चीजों से टकराती रहती हैं। किंग गुआंगलिन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जल्दी से बिस्तर से उठकर दरवाजा बंद करने लगा, फिर हेफांग की तरफ देखा। हेफेंग बिस्तर पर लेट गई, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाए अपनी उंगलियों के बीच से झांकते हुए बोली, उफ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे अपनी गलती मानते हुए सुन लिया। अगर मैं नहीं मानूंगी तो मैं उनका दोपहर का खाना नहीं खा पाऊंगी। तुमने ये जानबूझकर किया। वह थोड़ा परेशान हो गया। वह तो बिल्कुल सामान्य आदमी था, फिर उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे हो गया। नहीं, मुझे नहीं पता था कि आंटी वापस आ गई हैं। आपने ये जानबूझकर किया। हेफेंग बिस्तर से उठे और धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। तुम क्या कर रहे हो? किंग गुआंगलिन को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। मैं बाहर जा रही हूँ। हेफेंग उसके सामने खड़ी थी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। तुमने क्या सोचा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ? ओह, किंग गुआंगलिन दरवाजा खोलने के लिए एक तरफ हट गया। उसका उस वक्त बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर मैं बाहर जा रही हूँ, हेफेंग ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा। किंग गुआंगलिन को लगा कि उसकी मुस्कान थोड़ी शरारती लग रही है। जैसे ही वह बोलने वाला था, हेफेंग झुकी, दबे पांव आए और उसके चेहरे के एक तरफ चूम लिया। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन हेफेंग पहले ही बाहर जा चुका था। आंटी, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें और लिन को आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अक्सर घर पर खाना बनाती हूँ। इतनी छोटी उम्र और खाना बनाना भी जानती हो। इतनी अच्छी लड़की हो, कहाँ से हो? हे शहर, लुओ शहर से ज्यादा दूर नहीं है। आह, हे सिटी से, मैं देख रहा हूँ, हे सिटी की लड़कियां बहुत चालाक हैं। अरे, मुझे ये करने दो, ये बहुत गंदा और खूनी है। ये ठीक है, बस इसे धो लो। किंग गुआंगलिन बाहर अपनी जगह पर खड़े होकर बातचीत सुन रहा था और उसने अपने गाल को छुआ, थोड़ा उदास सा महसूस कर रहा था। क्या डेटिंग ऐसी ही नहीं होनी चाहिए? वह उससे साफ तौर पर 2 साल बड़ा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई को चिढ़ा रही हो। उदास भाव से रसोई की ओर देखते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि आखिर क्या हुआ था। अरे, इस कंबल से कुछ खुशबू क्यों आ रही है? अध्याय 8। अफसोस की बात है कि पड़ोसी जासूस नहीं है। बैककोट। डिनर तैयार है। किंग की मां ने किंग गुआंगलिन के दरवाजे पर दस्तक दी और एक पल के बाद वह अपने कमरे से बाहर आ गया। तुम हमेशा टालमटोल करते रहते हो, खाने के लिए भी कभी उत्सुक नहीं होते। किंग की मां ने बुदबुदाते हुए साफ बर्तन और चॉपस्टिक मेज पर रखे। हेफेंग आखिरी डिश ला रहा था और उसने सहजता से कहा, पहले अपने हाथ धो लो। किंग गुआंगलिन ने किंग की मां को देखा, फिर हेफेंग को, और अनजाने में महसूस किया कि दृश्य असामान्य रूप से सामंजस्यपूर्ण था। तुम इतने देर से क्यों आ रहे हो? उसे टालमटोल करते देख किंग की मां थोड़ी नाराज हो गईं। हाथ मुंह धोकर हेफेंग को चावल परोस दो। उसने सिर घुमाया तो हेफेंग पहले से ही कटोरा लिए बर्तन के पास खड़ी थी। किंग की मां ने पलटने से पहले किंग गुआंगलिन को फिर से हल्के से थप्पड़ मारा। मुझे करने दो, मुझे करने दो। हेफेंग, पहले तुम बैठो। ठीक है, पहले आप खा लीजिए, हेफेंग ने कहा जैसे ही उसने एक कटोरा परोसा और उसे मेज के सिरहाने रख दिया। मेरी भूख कम है, इसलिए मैं खाती हूँ, किंग की मां ने कहना शुरू किया, लेकिन फिर देखा कि कटोरा चावल से आधा ही भरा था और उन्होंने बाकी शब्द निगल लिए। उसने हेफेंग की ओर आश्चर्य से देखा। उसकी भूख बहुत स्थिर थी। वह हर भोजन में लगभग एक ही मात्रा खाती थी, अधिक से अधिक कुछ अतिरिक्त सब्जियां खाती थी, लेकिन कभी भी अधिक चावल नहीं खाती थी। हेफेंग ने चावल का एक और कटोरा परोसा। किंग की मां की नजर उस पर पड़ी और एक पल के लिए रुककर मुस्कुराते हुए चावल मेज पर रखते हुए कहा, घर पर मैं हमेशा चावल परोसता हूँ, यह एक आदत है। तुम खा लो, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं और परोस दूंगा। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। किंग की मां ने चारों ओर देखा, ये देखकर कि सब कुछ हो गया है, और बैठ गईं। हाथ धोने के बाद किंग गुआंगलिन मेज पर बैठा। उसे एक अवास्तविकता का एहसास हो रहा था। क्या हेफेंग कुछ ही घंटों में इतनी सहजता से घुल मिल गया था? वास्तव में यह आसान नहीं था। वह न केवल उसे कुशलता से संभाल सकती थी, बल्कि वह उसकी मां के साथ भी काफी कुशल थी। लड़की का खाना बनाना लाजवाब है। हेफेंग द्वारा पिछली बार बनाए गए व्यंजन को चखने के बाद किंग की मां की आंखें चमक उठीं। यह शाकाहारी तिकड़ी हेफेंग ने बनाई है। लिन, तुम्हें और खाना चाहिए। किंग गुआंगलिन ने चावल खाते हुए कुछ हम बुदबुदाया। उसके दिल में चुपचाप संकट की एक किरण उभर रही थी। क्या इस महिला में कोई दोष नहीं था? एक काबिल गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात थी, लेकिन हर जगह हावी होना बर्दाश्त नहीं था। उसे हालात बदलने का कोई रास्ता ढूंढना था। हेफेंग किंग गुआंगलिन को चावल का कटोरा लिए खाना खाते हुए देख रहा था, मानो उसकी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। किंग की मां ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर अपने बेटे की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगी। क्या इसे ही वे मूर्खों का भाग्य कहते थे? अपने बेटे को मूर्ख कहना बेशक मजाक था, लेकिन वह अपने बेटे को जानती थी। ये लड़की अब तक हर लिहाज से बेहतरीन थी और जाहिर था कि उसके बेटे को फायदा हुआ है। और ठीक है, देखते हैं क्या होता है। शायद इस मूर्ख लड़के ने उसे ईमानदारी से प्रभावित किया हो, दिन के उजाले में घर पर कबूल कर लिया हो। टीएस बेटी, ज्यादा खाओ, जैसे घर पर हो, किंग की मां ने आग्रह किया। हेफेंग ने सिर हिलाया और सब्जी का एक और छोटा टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। किंग गुआंगलिन की बात करें तो हालांकि वह थोड़ा उदास था, फिर भी उसने खाना बड़े चाव से खाया। चावल से भरा कटोरा जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। जैसे ही वह उठकर और परोसने वाला था, उसके बगल से एक छोटा सा हाथ आया। किंग गुआंगलिन ने चावल के कटोरे को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर घुमाकर हेफेंग की ओर देखा। वह क्या कर रही थी? छोड़ दो। हेफेंग ने उसकी चॉपस्टिक उठाई, नकली मारने का इशारा किया और धीरे से कटोरा लेकर और चावल परोसने के लिए मुड़ गई।
किंग गुआंगलिन के दिमाग में अभी भी सवाल थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, इससे पहले कि किंग की माँ ने फिर से उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाया। इसे खुद परोसो, किंग की माँ ने उसे घूरते हुए कहा। उसे लगा कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, वह तो अपनी सेवा करना चाहता था, क्या उससे वह छीन नहीं ली गई। हेफोंग ने ताज़ा चावल किंग गुआंगलिन के सामने रख दिया, फिर अपना कटोरा उठाया और छोटे छोटे निवाले खाते हुए बहुत प्रसन्न दिख रही थी। किंग गुआंगलिन ने अपने सामने चावल के ढेर को देखा, फिर हेफोंग को देखा। मानो मैंने पहले कभी आपकी सेवा नहीं की हो। उसने एक दो निवाले खाए, ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। हेफांग की व्यस्तता के कारण खाना थोड़ा ज्यादा बन गया था और सबका पेट भर जाने के बाद भी कुछ बच गया था। किंग की माँ ने बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया और जब पलट कर देखा तो हेफांग पहले से ही खाली कटोरे रसोई में ले जा रहा था। बेटी छोड़ो, मैं करूंगी। किंग की माँ ने कहा। उसके हाथ मेज से छूटी हुई चीजें जल्दी से उठाकर रसोई में ले जाने में व्यस्त थे। जाओ अपने हाथ धो लो और लिन के कमरे में आराम करो, मैं संभाल लूंगी। किंग की माँ का विरोध न कर पाने के कारण हेफांग को रसोई से बाहर जाना पड़ा। किंग गुआंगलिन पानी उबाल रही थी और बोली, कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाद में पानी लाऊंगी। हेफेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, धीरे धीरे लिविंग रूम में आधा चक्कर लगाया, टीवी के बगल में लगे तारोविन के पास रुका, एक स्प्रे कैन लिया, थोड़ा पानी छिड़का और तारोविन के पत्तों को पोंछने के लिए पीले पड़ चुके मुलायम कपड़े का एक टुकड़ा निकाला। लिन, हमारे पास बर्तन धोने का लिक्विड खत्म हो गया है, अंकल पैन से जाकर एक बोतल खरीद लो। किंग गुआंगलिन ने जवाब दिया, हेफोंग को अलविदा कहा और बर्तन धोने का तरल खरीदने के लिए पास के अंकल पैन के सुविधा स्टोर पर चला गया। किन आज अपनी प्रेमिका को घर लाया है। अंकल पैन किंग गुआंगलिन को देखकर गपशप करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये बात तुम्हें किसने बताई? किंग गुआंगलिन ने आश्चर्य से पूछा, हाथ में बर्तन धोने का तरल पदार्थ लेकर मुड़ते हुए। हे, अंकल पैन गर्व से हंसे, सबने देखा, आप एक लड़की को घर लाए, फिर आंटी जू बाहर गईं और ढेर सारा सामान खरीद लाईं, क्या ये स्पष्ट नहीं है? किंग की माँ का उपनाम जू था। उबे हुए पड़ोसियों ने ये दोनों बातें देखी, जल्दी से एक दूसरे से जुड़ गईं और फिर गपशप और कल्पना की शक्तिशाली क्षमताओं से तथ्यों का अनुमान लगा लिया गया। अंकल पैन, मेरा सुझाव है कि आप जासूस का पेशा अपना लें। किंग गुआंगलिन ने अपना बटुआ निकाला, एक पल सोचा और फिर काउंटर के पास से कुछ लॉलीपॉप उठाकर बर्तन धोने वाले लिक्विड के पास रख दिए। कितने? 13.5। अंकल पैन ने लॉलीपॉप देखा और फिर से हंसे। वह लड़की कुछ दिन पहले यहाँ घूम रही थी और मैं सोच रहा था कि वह किसे ढूंढ रही है, मैंने नहीं सोचा था कि वह तुम होगे। कुछ दिन पहले? किंग गुआंगलिन चौंक गया, आपने गलत देखा होगा, आज पहली बार मैं उसे यहाँ लाया हूँ। छी, तुम जवान लोग हमेशा रिश्ते छुपाना पसंद करते हो। लो, तुम्हारा बकाया $6.5 है। अंकल पैन ने बकाया देते हुए कहा, कुछ और नाश्ता नहीं खरीद रहे हो? किंग गुआंगलिन ने पीछे मुड़कर देखा और अंकल पैन ने स्नैक्स वाले हिस्से में रखी शेव की ओर इशारा किया। ये वाला बहुत लोकप्रिय है, वह भी, और वह वाला, थोड़ा ले लो। लड़की का उत्साह बढ़ाओ, आओ, जब तुम्हारे पास समय होगा तो मैं तुम्हें कुछ तरकीबें सिखाऊंगा। तुम्हारी पुरानी तरकीबें अब काम नहीं करती। किंग गुआंगलिन ने मुड़कर अंकल पैन की ओर इशारा करते हुए जो स्नैक्स दिखाए उन्हें उठा लिया। दुकान के मालिक जानते थे कि किस समूह को कौन से स्नैक्स पसंद हैं, इसलिए अंकल पैन की यह सलाह मानना ठीक था। इसके अलावा मुझे इसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। वह सारा दिन मूर्खों की तरह हंसती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी खुश होने की क्या बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पुराना है या नया, जब तक ये काम करता रहे। अंकल पैन ने एक बार फिर छुट्टे गिने। ठीक है, मेरी माँ बर्तन धोने वाले लिक्विड का इंतजार कर रही है। अंकल पैन, अब आपको जाना होगा। इन पड़ोसियों में सब कुछ अच्छा था, सिवाय उनके मुंह के, जो लाउड स्पीकर की तरह थे, इसलिए जब भी किसी को अच्छी नौकरी मिलती थी या कोई रिश्ता बनता था तो एक बार एक व्यक्ति को पता चल जाता था, अगले दिन सभी को पता चल जाता था। बर्तन धोने का लिक्विड खरीदने में तुम्हें बहुत समय लग गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर रसोई से बाहर आते समय किंग की माँ बुदबुदाई और जब उसने किंग गुआंगलिन द्वारा लाए गए स्नैक्स के बैग को देखा तो उसने अपनी शिकायतें बंद कर दी। तुम समझदार हो गए हो बच्चे। बैककोट। अध्याय 9। बुरे काम गुप्त रूप से क्यों करते हैं। जब उसने दरवाजा खोला तो किंग गुआंगलिन ने हेफोंग को बिस्तर पर लौटते हुए देखा। जब उसने शोर सुना तो वह रुक गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद ली, किंग गुआंगलिन ने उसे दिखाने के लिए स्नैक्स का बैग उठाते हुए कहा। गर्लफ्रेंड टाइटल का फायदा इतनी जल्दी शुरू हो गया। हेफांग को हैरानी हुई जब उसने बैग लिया। मुझे लगा था कि तुम्हें सिखाने में समय लगेगा, तुम तो ज्यादा समझदार हो गई हो। उसके कहने का क्या मतलब था? क्या वह मेरे जैसे समृद्ध भावनात्मक अनुभवों वाले व्यक्ति को कम आंक रही थी? किंग गुआंगलिन बिस्तर पर बैठ गई। बॉयफ्रेंड को क्या सुविधाएं मिलती हैं? हेफेंग ने पहले ही चिप्स का एक पैकेट खोल लिया था और उसका प्रश्न सुनकर उसने एक टुकड़ा उठाया और उसके होठों से लगाते हुए कहा, तुम्हें पहली चिप देना एक विशेषाधिकार है। चिप गटकने से पहले वह 0.3 सेकंड के लिए हिचकिचाया। अब चूंकि वे डेट कर रहे थे इसलिए इसे छेड़खानी नहीं माना जा सकता था। बस इतना ही। उसने सोचा कि यह कुरकुरा, सुगंधित और स्वादिष्ट था। और क्या चाहिए तुम्हें? हेफेंग ने अपना सिर झुकाया, उसकी ओर देखा और धीरे से अपने मुंह के कोने को चाटा। किंग गुआंगलिन ने उसकी हरकत देखी और जब उसने उसके गुलाबी होंठ देखे तो अचानक उसे संतरे के स्वाद वाले लिप बाम का ख्याल आया और उसने भी सहज रूप से अपने होंठ चाट लिए। वह क्या चाहता था? उसकी नजर ऊपर उठी और जब उसने हेफांग की आंखें देखी तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ओह, तुम ये चाहती हो? हेफेंग की आंखें 2 बार झपकी और वह धीरे धीरे करीब झुक गई। क्या? किंग गुआंगलिन थोड़ा सा चकरा गया, उसका भय बढ़ता जा रहा था। वह उसकी सांसें महसूस कर सकता था। किंग गुआंगलिन उसे घबराहट से देख रहा था। अचानक हेफोंग बिस्तर पर गिर पड़ा। चिप्स खाते हुए उसे देखकर मुस्कुराया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आकर खुद ले लो।
किंग गुआंगलिन को लगा कि उसे फिर से छेड़ा जा रहा है। गुस्से में वह झुक गया, अब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, क्या उसे लगता है कि मैं डरता हूँ? ऐसा नहीं है कि हमने चुंबन नहीं किया है। पानी उबल रहा है, किन की माँ ने केतली से दरवाजा खोलते हुए कहा, फिर उसे बंद कर दिया। उफ, मैं गलत थी, पानी अभी उबल नहीं रहा है। बुढ़ापे में आंखें अविश्वसनीय हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन करवट बदलकर बिस्तर पर लेट गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पास होने मात्र से ही उसकी यह हालत हो गई थी। ऐसा नहीं चलेगा, उसे इस बारे में किसी से सलाह लेने की जरूरत थी। क्या सभी महिलाएं ऐसी ही मोहिनी होती हैं? हेफोंग ने अपनी बाहों का सहारा लिया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। किंग गुआंगलिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने उसकी ओर पीट कर ली। वह चुपचाप किंग गुआंगलिन के पास गई और उसके कान में फुसफुसाया, मैं गर्भवती हूँ। क्या? किंग गुआंगलिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हेफोंग की ओर देखा। मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ, हेफोंग ने शर्मीले भाव से उसके पेट को सहलाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन के होंठ 2 बार हिले। ये कब हुआ? तुम्हें पता नहीं था? उसने किंग गुआंगलिन को देखा और उसका हाथ अपने पेट पर खींच लिया। इसे महसूस करो। उसने चुपचाप अपने हाथ के नीचे नरम गर्मी महसूस की। ये किसका है? आपका? मेरा? हाँ। हेफेंग एक छोटी लोमड़ी की तरह शरारत से मुस्कुराया। वह बिस्तर से उछल पड़ा और हेफोंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। तुमने कल रात मुझे चूमा था, हेफोंग ने झुकी हुई पलकों के नीचे से उसकी ओर देखते हुए कहा, होठों पर एक चुंबन और एक बच्चा। तुमने ही मुझे चूमा था, इसलिए बच्चा भी तुम्हें ही होगा। किंग गुआंगलिन आग बबूला हो गया, ये औरत फिर से उसके साथ खेल रही थी, कितनी दुष्ट। वह गुस्से में वापस लेट गया और हेफोंग की ओर पीट कर ली, एक चुंबन से गर्भवती हो जाना। बचकाना। हेफोंग खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसका चेहरा अपनी सफल शरारत पर आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था। उसने 2 उंगलियों से चिप्स का पैकेट उठाया और टूटे हुए चिप्स मुंह में डाले, उन्हें कुतरते हुए किंग गुआंगलिन के बगल में लेट गई। उसका नन्हा सा कोमल हाथ किंग गुआंगलिन की कमर पर लिपट गया और उसे गुदगुदी होने लगी। उसने आगे बढ़कर शरारती हाथ को पकड़ लिया, उसे धीरे से दबाया और थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए आंखें बंद करके आराम करने लगा। उसे सारी रात नींद नहीं आई, पता नहीं कब नींद आ गई। जब किंग गुआंगलिन ने आंखें खोली तो कमरा धुंधला हो चुका था। उसने करवट बदली, होश में आया और एक तरफ हाथ बढ़ाया, वह खाली था। हेफेंग कहाँ था? वह उठकर बैठा तो उसने खुद को एक पतले कंबल से ढका हुआ पाया। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि पर्दे आधे लटके हुए थे और मेज करीने से सजी हुई थी और किनारे पर कुछ बचे हुए नाश्ते रखे हुए थे। क्या वह चली गई? किंग गुआंगलिन बिस्तर से उठी और दरवाजा खोला। किंग की माँ लिविंग रूम में अपनी पुरानी चीजों से छेड़छाड़ कर रही थी। जाग रहे हो? किंग की माँ ने आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, वह भी कुछ देर पहले ही गई है, तुम देर से उठे हो। किंग की माँ उसे किताब की तरह पढ़कर सुना सकती थी। इधर आओ, बैठो। किंग गुआंगलिन ने समय देखा, शाम के 5 बज चुके थे। इस बार वह गहरी नींद में सोया था। पहले मैं कुछ पी लूंगा। दोपहर को जब उसने पानी उबाला था तब तक वह पानी तक नहीं पहुंचा था। अब जब वह जागा था तो उसका मुंह सूख रहा था, इसलिए उसने प्यास बुझाने के लिए 1 गिलास पानी डाला और अचानक उसे संतरे का स्वाद आया। कप की तरफ देखा, वो नया था। उसने फिर अपने होंठ चाटे। सोच रही हूँ कि क्या हेफांग ने ये सब तब किया होगा जब मैं सो रही थी, चुपके से। तुम दोनों ने रिश्ता पक्का कर लिया है? किंग की माँ ने अपनी पुरानी चीजें नीचे रख दी और उससे पूछा, क्या तुमने हमें आज सुबह नहीं देखा? किंग गुआंगलिन को अजीब लगा, गर्लफ्रेंड होना तो एक सामान्य बात है, फिर भी उसकी स्वीकारोक्ति उसकी माँ ने देख ली। किंग की माँ को पहले ही समझ आ गया था, लेकिन वह उससे ये स्वीकार करवाना चाहती थी। बच्चा अभी भी सीधे जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसे सहमत होते नहीं देखा, बिना किसी उपहार के। तुम बस वहां खड़े होकर स्वीकारोक्ति कर रहे थे, तुम्हें अस्वीकार कर देना चाहिए था। वह मान गई, वह मान गई। किंग गुआंगलिन उसके साथ इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता था। किंग की माँ ने उसकी ओर देखा और पूछताछ शुरू की, तुम दोनों कैसे मिले? वह मेरी जूनियर है। किंग गुआंगलिन ने वही दोहराया जो हेफोंग ने सुबह कहा था। किंग की माँ को यह पता नहीं चल सका कि हेफोंग ने उसके साथ ऑनलाइन छेड़खानी की, फिर उसे वास्तव में छेड़ा और अंततः उसके साथ संबंध बना लिया। आपने एक दूसरे से कब मिलना शुरू किया? आज। किंग गुआंगलिन ने हैरान होकर किंग की माँ की ओर देखा। बकवास, मैंने कल तुम दोनों को साथ में फिल्म देखने जाते देखा था। किंग की माँ ने बताया कि उनका पीछा करते हुए उसने क्या देखा था। तुम कहाँ थे? वह आपसी स्नेह था, क्या तुम डेटिंग के बिना फिल्म नहीं देख सकते? किंग गुआंगलिन ने तर्क दिया, ये वास्तव में आज था। किंग की माँ को लगा कि बात तो सही है, लड़की अभी भी पढ़ाई कर रही है, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। वह कॉलेज से स्नातक होने वाली है। किंग गुआंगलिन ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी हाई स्कूल की छात्रा के साथ डेटिंग कर रहा हो। और इस बारे में सोचे तो क्या वह रिश्ते में छोटा नहीं लग रहा था? वह लड़की अच्छी लगती है, वह तुम्हें क्यों पसंद करेगी? समझ नहीं आता। किंग की माँ ने अपने बेटे की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं की। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरे सभी अंग स्वस्थ हैं, फिर वह मुझे क्यों पसंद नहीं करेगी? किंग गुआंगलिन उठ खड़ा हुआ, अपने कमरे में वापस जाने की तैयारी कर रहा था। इस बातचीत को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान मत करो, किंग की माँ ने उसे पीछे से याद दिलाया। उसे अक्सर घर पर बुलाया करो। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए किंग गुआंगलिन बिस्तर पर वापस लेट गया। उसे मत धमकाओ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे धमकाया हो। इस बारे में सोचने पर वास्तव में एक प्रश्न था, वह उसे क्यों पसंद करती थी? इसका कोई मतलब नहीं था। अध्याय 10 शून्य आउटपुट के साथ भी टावक होने की जल्दी। बैककोड। तुम महिलाओं के साथ कैसे फ्लर्ट करते हो? किंग गुआंगलिन ने अपना फोन उठाया और अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूछा, जिसका रिश्तों के मामले में उसे दोगुना अनुभव था। लड़की, अपने स्वामी को एक मुस्कान दो।
उसके सबसे अच्छे दोस्त, जिसका नाम उसके फोन में जियाओयू के रूप में दर्ज था, ने तुरंत जवाब दिया, ऐसे नहीं, मैं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ, आप अपनी पसंद की महिला के साथ कैसे फ्लर्ट करते हैं। किंग गुआंगलिन ने जवाब दिया और लापरवाही से बाइडू पर खोज की, जहां उसे कई अप्रासंगिक जानकारियां मिली। क्या आप पूछ रहे हैं कि अपनी पसंद की महिला को कैसे रिझाएं? जियाओयू ये समझ नहीं पा रहा था कि किंग गुआंगलिन क्या सोच रहा है। उसने वापस पूछा, फ्लर्ट, मेरा मतलब है एक औरत को शर्माना, शर्म महसूस कराना और उसकी धड़कनें तेज करना। किंग गुआंगलिन को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कैसे आगे बढ़ना है। वह पहले ही सफलतापूर्वक ऐसा कर चुका था, या यूं कहें कि उसका पीछा किया जा चुका था। उद्धरण चिन्ह ... यार, इसे फ्लर्टिंग नहीं बल्कि छेड़खानी कहते हैं। जियाओयू को अचानक किंग गुआंगलिन पर तरस आ गया, जो इतने लंबे समय से अकेला था। शायद उसने किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा था। फ्लर्टिंग और पीछा करने में फर्क नहीं कर पा रहा था। उसे उसकी मदद की जरूरत थी। किंग गुआंगलिन ने गहरी सोच में डूबकर संदेश को देखा। छेड़ना, औरतों को छेड़ना, बात तो सही लगी। तो बताओ, तुम कैसे छेड़ते हो? ये तो कमाल की कला है। इसकी शुरुआत सामान्य बातचीत में कुछ मजाकिया मजाक से होती है। मैं करके दिखाता हूँ। आपका राशि पशु कौन सा है? जियाओयू ने ऑनलाइन सीखे हुए नुस्खे बताने का फैसला किया। आप जानते हैं कि मैं एक कुत्ता हूँ, किंग गुआंगलिन ने कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, तुम मेरे हो। देखो, यह इतना आसान है, इसे सीखो और इसका उपयोग करो, जियाओयू ने गर्व से अपना रहस्य बताया। किंग गुआंगलिन फिर से सोच में पड़ गया। ये दिलचस्प लग रहा था। 1. आपका राशि चक्र पशु क्या है? खो गए हैं और वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आपकी राशि का जानवर कौन सा है? 1. मैं एक कुत्ता हूँ। आप क्या सोचते हैं? खोया हुआ और लौटने का इंतजार कर रहा है। गलत, तुम मेरे हो। पूर्ण पराजय। किंग गुआंगलिन थोड़ा असहज हो गया। ये कैसे सही हो सकता है? क्या ये सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं हैं? बहुत घटिया है, ये नहीं चलेगा। जवाब मिल गया, ये काम नहीं करता। हार को सहना मुश्किल है। क्या इससे ज्यादा असरदार कोई और उपाय है? उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से सलाह मांगना जारी रखा। जियाओयू ने अपने फोन पर भौहें चढ़ाईं। जवाब मिला। क्या उसने लालच में नहीं फंसा? ये उसकी जानकारी से परे था। बेहतर होगा कि उसे पूरी स्क्रिप्ट दे दी जाए। आपने अभी शुरुआत की है, असफलता सामान्य बात है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसे देखिए और उसके बारे में और सोचिए। किंग गुआंगलिन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त का भेजा हुआ लिंक खोला और उसे कुछ देर तक देखा। वह घटिया मीठी मीठी बातों से भरा था, जो ठीक नहीं था। वह चैट पर वापस आया। क्या इससे भी ज्यादा बेहतरीन कुछ है? आप बुनियादी बातों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकते, फिर भी आप अंतिम चाल को उजागर करना चाहते हैं। लिन, वास्तविकता को पहचानो, छोटी चीजों से शुरुआत करो। आखिरी कदम। जियाओयू ने सिर हिलाया और आह भरी। चलना सीखने से पहले दौड़ने की चाहत में उसे गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है? कोई बात नहीं, ये काम करता है या नहीं, बस मुझे एक सिखा दो, ये देखने के लिए कि क्या ये संभव है। किंग गुआंगलिन थोड़ा चिंतित था। उसे कुछ हद तक अपनी स्थिति फिर से हासिल करनी थी। उसे हमेशा धमकाया नहीं जा सकता था। जियाओयू को लगा कि उसे अपने दोस्त को हकीकत दिखाने में मदद करनी चाहिए। कोई अंतिम कदम नहीं होता। तभी उसे अचानक हाल ही में देखा एक टीवी शो याद आया। एक अंतिम कदम, मुश्किल, अंजाम देना आसान नहीं। ठीक है, उसे हकीकत में वापस लाने के लिए उसे यही सिखाओ। तो फिर मैं तुम्हें एक गुप्त चाल सिखाऊंगा। क्या तुमने कभी दीवार पटकने के बारे में सुना है? ये निश्चित रूप से एक बेहतरीन चाल है, लेकिन पहले तुम्हें एक प्रेमिका की जरूरत होगी। और प्रेमिका पाने के लिए तुम्हें पहले इसकी मूल बातें सीखनी होंगी। किंग गुआंगलिन ने अपने दोस्त की बात अनसुनी कर दी। उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, उसे बस एक उपाय चाहिए था ताकि उसे तंग न किया जाए। बाइडू खोला, दीवार स्लैम खोजा, तो यह ऐसा था। कठिनाई वास्तव में अधिक थी, लेकिन प्रभाव के बारे में सोचते हुए ये वास्तव में एक अंतिम कदम था। हम इसे आखिरी उपाय के तौर पर ही रखना। अगर वो लड़की किस करने और प्रेग्नेंट होने के मजाक में हद से ज्यादा आगे बढ़ गई, तो वो उस पर आखिरी वार कर देगा। उसका फोन फिर बज उठा। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आइए फिर से शुरू करें, मैं आपके साथ सहयोग करने का वादा करता हूँ। 1. ऐसा नहीं हो रहा है। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा। 1. मैं मना करता हूँ। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा है। अच्छा, आप कब जागे? 1. अभी कुछ देर पहले ही जागा हूँ। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर आज रात आपको सोने में कठिनाई होगी, मुझे जाते समय आपको जगा देना चाहिए था। किंग गुआंगलिन ने यह बातचीत देखी और उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन वह कुछ भी गलत नहीं बता सका। उसने फोन रख दिया और कुछ देर सोचा, फिर उसे दोबारा उठाया और चैट खोली। 1. मेरा एक प्रश्न है। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा है। हम 1. क्यों? खोया हुआ और वापस आने का इंतजार, इसमें बहुत सारे क्यों नहीं हैं। 1. आप जानते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं जानना चाहता हूँ। फोन काफी देर तक खामोश रहा और किंग गुआंगलिन ने उसे यूं ही एक तरफ रख दिया। अब और इंतजार नहीं करना था। उसे पहली नजर के प्यार पर यकीन नहीं था। बिना जरा सी समझ के पहली नजर में किसी को पसंद करना वासना जैसा लगता था। पहली नजर का प्यार हमेशा वासना जैसा लगता है, वरना किसी बदसूरत व्यक्ति के साथ पहली नजर के प्यार के बारे में किसने सुना होगा? हेफॉन को जानने से लेकर साथ रहने तक ये सब हेफॉन द्वारा निर्देशित था, जिससे मित्र बने, मिलने का मार्गदर्शन मिला, उसे पसंद करने का मार्गदर्शन मिला, फिर स्वीकारोक्ति का मार्गदर्शन मिला। इसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या ये हो सकता है कि वह उसके प्रति वासना से ग्रस्त थी? उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भले ही थोड़ी कम थी, लेकिन उनकी आईक्यू बिल्कुल भी कम नहीं थी। खाने का समय हो गया है। किंग की मां ने दरवाजा खटखटाया। किंग गुआंगलिन ने जवाब दिया और अपने कमरे से बाहर चला गया।
ज्यादातर व्यंजन दोपहर के खाने के बचे हुए थे, गर्म किए हुए, सिर्फ एक नई तली हुई सब्जी को छोड़कर, जो उसे और किन की माँ दोनों को बहुत पसंद थी। तुम्हारी छोटी प्रेमिका को नहीं पता कि उसने खाना बनाना कहाँ से सीखा। मुझे लगता है कि उसका कौशल एक रेस्तरां खोलने के लिए पर्याप्त है। किन की माँ ने अचानक फोन के खाना पकाने के कौशल की फिर से प्रशंसा की। सिर्फ प्रतिभा, कठिन अभ्यास से तो नहीं हो सकती है ना? किंग गुआंगलिन ने सहजता से उत्तर दिया और स्वीकार किया कि दोपहर में उसने जो व्यंजन बनाया था वह वास्तव में किन की माँ के व्यंजन से अधिक स्वादिष्ट था। चाकू चलाने का ये हुनर सिर्फ हुनर नहीं हो सकता, बचपन से ही अपने परिवार के लिए खाना बनाती रही है। किन की माँ कड़ी मेहनत में ज्यादा विश्वास रखती थी। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? किंग गुआंगलिन ने चॉपस्टिक से चावल के 2 बड़े कौर निगल लिए, फिर सोचते हुए ऊपर देखा, चबाने लगा। मुझे लगता है मुझे कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। सारा चावल निगलने के बाद उसने कहा, फ्रीलांस की नौकरियां बहुत अस्थिर होती हैं, किसी स्टूडियो में नौकरी करना ही बेहतर है। क्या अब तुम ठीक नहीं हो, आजाद हो और अपना गुजारा खुद कर पा रहे हो? किन की माँ ने खाना खत्म करते हुए अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए। अब ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। किंग गुआंगलिन ने खाना तेज कर दिया। किन की माँ उसकी बात समझ गई और उसे आश्चर्य से देखने लगी। क्या ये लड़का अचानक बड़ा हो गया है? हाँ, परिपक्वता अक्सर पल भर में आ जाती है। एक बच्चे और एक वयस्क के बीच का अंतर जिम्मेदारी के एहसास का होता है। जब उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होता है और वे उसे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं तो वे वयस्क बन जाते हैं। परिवार शुरू करने का समय आ गया है। किन की माँ आधी अनिच्छुक, आधी उदास और 99% संतुष्ट थी। रात के खाने के बाद किंग गुआंगलिन अपने कमरे में लौट आया, लापरवाही से बिस्तर के पास से फोन उठाया जिसमें एक अपठित चेक दिखाई दे रही थी और देखने के लिए क्लिक किया। खोया हुआ और लौटने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे आधा कदम पीछे खड़े रहे हो। किंग गुआंगलिन ने एक क्षण के लिए सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, देर सवेर उसे पता चल ही जाएगा। अब ये पुष्टि हो गई है कि वह उसे पसंद करता था और वह भी उसे पसंद करती थी और वे पहले से ही डेटिंग कर रहे थे, इतना ही काफी है। उंगलियों ने कीबोर्ड पर धीरे से टैप किया। चैट विंडो में एक लाइन दिखाई दी, भेजा गया। 1, आपकी राशि का पशु कौन सा है? बैककोट बैककोट बैककोट। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।